महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों का बड़ा अर्थ क्या है। भाजपा महाराष्ट्र की अब नंबर 1 पार्टी है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नेता नंबर 1 उभर कर आए। बीजेपी की रणनीति अगर मैं एक शब्द में कहूं तो जिसे हिंदी में कहते हैं शातिर। बीजेपी की एक अच्छी राजनीति की एक पहल नजर आती है। वो पहले दोस्तों को निपटा लेती है, शत्रु होते हैं वो उनको बाद में देखा जाएगा। ये जो परिवार की राजनीति है उसकी भी सीमाएं हैं। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रालय में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ कैबिनेट मीटिंग करते हैं, लेकिन पुणे में आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्ट हो। अगर अजीत पवार इस तरह की राजनीति करे तो वोटर कंफ्यूज हो जाता है। जो नॉस्टैल्जिक पॉलिटिक्स है कि भाई ठाकरे का नाम लेंगे अपने आप लोग आ जाएंगे, वो नहीं चलेगा, एक री इन्वेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एकनाथ शिंदे एमएनएस और उद्धव ठाकरे के ऐड करें, पार्षद ऐड करें, तो वो 100 के ऊपर जा रहे हैं। करेक्ट। यानी शिवसेना जो है वो अभी भी एक तरह से मराठी मानुस की पार्टी है। उद्धव ठाकरे भले ही कहे मैं हिंदुत्व का नेता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि ही कैन नॉट कॉम्पीट विद नरेंद्र मोदी जी ऑन दैट प्लैंक। जिसे नूरा कुश्ती बोलते हैं, तो लोगों को पहले से ही लग रहा था कि यार ये मतलब ये सेट है, एक मैच फिक्सिंग है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अजित पवार वर्सेस बीजेपी, ये बेसिकली ये जो फाइट थी, ये लोगों को नेचुरल नहीं लगी। एकनाथ शिंदे सब ठीक है, बीजेपी की असली एम है कि महाराष्ट्र में हमें 144 से ज्यादा विधानसभा सीटें आए ताकि सरकार हमारे बन पर बने, हमें किसी पर निर्भर ना हो पाए। कि बिहार में मकर संक्रांति पर हुई दही चूड़ा पार्टियों से क्या राजनीतिक संदेश निकले हैं। क्या कांग्रेस के 6 विधायकों के जदयू में जाने की खबर में कुछ दम है। प्रबल संभावना है। जेडीयू को सबसे पहला साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा। एक तो पहले देखिए, इन लोगों ने 6 में से किसी ने खंडन नहीं किया है। वो समय क्या आ गया है कि अब निशांत कुमार की एंट्री का माहौल, उसकी परिस्थिति, उसकी भूमिका बनने लगी है। तीर का जो अगला तकदीर है वो निशांत है। बैरम खान बनने के लिए तो होड़ मची हुई है निशांत को लेकर के कि बैरम खान कौन कौन बनेंगे, उसके लिए बड़ी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। क्या ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है तेज प्रताप यादव पर? ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल परिवार हैं जिसका एक भाई इधर है तो दूसरा भाई उधर है तो तीसरा भाई उधर है। किधर भी रहेगा, हाथ जो है दही चूड़ा में ही रहेगा पूरा परिवार का। ये हो सकता है। मनी चार्ज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इसलिए कि वो फोन करके फिर मुझसे जो है झगड़ने लगता है। तो लेकिन इतना जो मेरी समझ है, रोहिणी आचार्य चाहती है कि जो राजद की मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में मुझे भी हिस्सेदारी मिली। संतोष जी ज्यादा बताएंगे और ज्यादा बोलेंगे तो वही अच्छा होगा। मैं बोलूंगा तो फिर बोलेगा कि बोलता है, इसीलिए भाई हम नहीं बोलते। सर, मेरा फोन भी सार्वजनिक ही है। अगर आपको पता चले ब्रॉट टू यू बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। खिचड़ी का त्योहार अभी बीता है और महाराष्ट्र में खिचड़ी गठबंधनों की मुर्गा लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत गई। ये शो रिकॉर्ड करने तक 29 नगर निगमों में से 25 पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही थी। ठाकरे बंधुओं और एनसीपी के चचा भतीजे की दोस्ती बेअसर रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने अच्छे प्रदर्शन से चौंकाया है और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों का बड़ा अर्थ क्या है, कैसे इसने देवेंद्र फडणवीस की स्थिति दिल्ली में बहुत मजबूत कर दी है और क्या मुंबई में मराठी अस्मिता और भाषा की राजनीति अब कुछ कमजोर पड़ी है, इस पर बात होगी। और इस पर भी कि बिहार में मकर संक्रांति पर हुई दही चूड़ा पार्टियों से क्या राजनीतिक संदेश निकले हैं। क्या कांग्रेस के 6 विधायकों के जदयू में जाने की खबर में कुछ दम है और खरमास के बाद निशांत कुमार की एंट्री का समय क्या अब आ गया है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप मिश्र और आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम नेता नगरी। तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, साहिल जोशी मुंबई तक और वेस्ट ब्यूरो के हेड हैं आप इंडिया टुडे ग्रुप में, और संजय आवटे हमारे साथ जुड़े हैं, आप एडिटर हैं लोकमत पुणे के। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे बीच में।
राजदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपका अभी तक के चुनाव नतीजों पे, महाराष्ट्र नगर निगम के बीजेपी की बम्पर जीत, देवेंद्र फडणवीस के सिर पर एक बार फिर से सेहरा, ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड दिखा था वही कमोबेश इस नगर निगम चुनाव में भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है अनडिस्प्यूटेड तरीके से। बिल्कुल, ये जो लास्ट बात आपने कही यही सबसे बड़ी मेरे लिए इस चुनाव से टेक अवे है कि भाजपा महाराष्ट्र की अब नंबर 1 पार्टी है। और साथ साथ मैं जोड़ूंगा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नेता नंबर 1 उभर कर आए हैं। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, करीब 23 कॉरपोरेशन में अब भाजपा जीत के कगार पर है। और मुंबई में शायद पहली बार भाजपा का मेयर बनेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से भाजपा ने पुणे में, पिंपरी चिंचवड में पवार परिवार को एक तरह से किनारे किया है, ठाकरे परिवार ने, खास करके उद्धव ठाकरे ने टक्कर तो दी है। एग्जिट पोलस्टर्स बिल्कुल शिवसेना को हाशिए पर कर रहे थे। उस हिसाब से मराठी मानुष का जो हार्डकोर वोट है वो अभी भी शिवसेना यूबीटी के साथ मुंबई में रहा है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अगर आप कुल तस्वीर देखें, मुझे लगता है एक बात साफ है, आज की तारीख में भाजपा उसी पोजीशन पर आ रही है जो कई साल पहले कांग्रेस की हुआ करती थी। एक गढ़ धीरे धीरे बना रही है महाराष्ट्र में भाजपा, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए ना, जब तक बाला साहेब ठाकरे थे, बीजेपी वॉज जूनियर पार्टनर इन हिंदुत्व अलायंस। बाला साहेब ठाकरे हमेशा ज्यादा सीटें लड़ते थे, शिवसेना और बीजेपी कम सीटें लड़ती थी। अब वो स्थिति देखिए कितनी बदल गई है। ये जो शिवसेना शिंदे भी है वो एक तरह से जूनियर पार्टनर बन गई है। अजीत पवार जो उनके सहयोगी है वो बुरी तरह से पुणे और पिंपरी चिंचवड में हारे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे अगर कोई ये है कि महाराष्ट्र के एक तरह से बीजेपी का जो एक ट्विन इंजन मैं कहता हूं, हिंदुत्व प्लस एक नए विकास की नैरेटिव चला के भाजपा ने अपने आप को मजबूत किया है। और देवेंद्र फडणवीस इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। इसी प्रोग्राम में मुझे लगता है 1 साल होगा या चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, मैंने कहा था कि अगर हम ये सवाल बार बार पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी के बाद क्यों कौन, आप नाम लेते हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी का, धीरे धीरे अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मॉडल बनाकर लाए, और अभी भी वो मॉडल टेस्ट पर है, अब उनकी जीत है, अब उनको दिखाना पड़ेगा किस तरह का मुंबई के लिए मॉडल देंगे, पुणे के लिए, शहरीकरण के लिए। और क्या है कुलदीप, वोटर जो है, एक नया वोटर जो है वो अर्बन है, एस्पिरेशनल है, वो चाहता है एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रोड्स, अच्छे फ्लाईओवर, मेट्रो। देवेंद्र फडणवीस ने उस वोटर को भी टैप किया है और जो कोर पॉलिटिकल हिंदू वोटर है उसे भी टैप किया है। इतनी बड़ी जीत का है। और एक लास्ट टेक अवे मैं कहूंगा कि ऑपोजिशन के जो हाल है, आप सोचिए ना, 2024 मई में ऑपोजिशन को 31 सीटें आई थी, महाविकास आघाड़ी को 48 सीटों में, और बीजेपी शिवसेना को केवल 17। वहां से यहां कैसी तस्वीर बदल गई। डिड ऑपोजिशन मिस एन अपॉर्चुनिटी? अगर ऑपोजिशन क्या एकजुट होती, आप सोचिए आज अगर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, वंचित एक होते, शरद पवार, तो शायद उनकी स्थिति और बेहतर हो पाती। तो ऑपोजिशन को भी एक, यू आर ओनली एज गुड एज योर ऑपोजिशन। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने भी कोई चमत्कार किया, बट ऑपोजिशन कमजोर पड़ गई है। भाजपा ने बड़ी मेहनत से स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है, किस तरह से अपने आप को एक तरह से मजबूत किया जाए और ऑपोजिशन को कमजोर। सो आई थिंक द बिग टेक अवे इज इंडिया सेकेंड बिगेस्ट स्टेट आफ्टर यूपी is now also slowly getting saffronized। भगवाकरण जो एक तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, तो एंटी बीजेपी वोटों का कोई कंसोलिडेशन नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष के लोग अलग अलग तरह के अलायंस बना करके लड़े। साहिल जी, बहुत सारी बातें राजदीप जी ने छोड़ी हैं पहले ही जवाब में, और उसमें सब पे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों को किस तरह से लड़ा, अगर आप उसको बताएं कि बहुत मेटिकुलसली किस तरीके से ये प्लान किया गया कि हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी अपील है, और जो 100%
भाजपा वाली बात जो अमित शाह की थी, जिसको फिर देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ाई। मल्टीपल रैलीज हुई, आप देखिए रैलियों का जो दौर चला, बहुत ध्यान से इस बात का चुनाव किया गया कि प्रदेश के बाहर के जो नेता चुनाव करने आएंगे वो कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। इसके भी अर्थ निकाले गए कि योगी आदित्यनाथ को, ठीक है नगर निगम के चुनाव हैं, योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, लेकिन उनको चुनाव, लेकिन दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी ने एमसीडी चुनावों के रिजल्ट, एमसीडी चुनाव नतीजों के लिए रैलियां की हैं प्रचार में, पर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने उनको नहीं निमंत्रित किया गया। लोगों ने कहा कि एक टैक्टिकल मूव था कि नॉर्थ इंडिया, एंटी नॉर्थ इंडिया और उस तरह का जो यूबीटी प्लस एमएनएस का नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए। पर बीजेपी के चुनाव रणनीति को लेकर के आप उसके कुछ बिंदु बताएं कि क्या महत्वपूर्ण उसके पॉइंट्स रहे। देखिए, बीजेपी की रणनीति अगर मैं एक शब्द में कहूं तो जिसे हिंदी में कहते हैं शातिर, उनकी बड़ी शातिर तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति रखी थी और उसके दो भाग थे। पहला भाग तो जाहिर सी बात है कि मुंबई के लिए था, क्योंकि मुंबई उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा था उनके लिए। बहुत सालों से एक सपना संजोए बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं मुंबई के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी की स्थापना भी मुंबई के भीतर हुई है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे बड़ी बात उनके लिए थी, तो इसके लिए मुंबई खास करके था और बाकी पूरे महाराष्ट्र के लिए। मैं एक एक करके शुरू करता हूं। पहली बात, बीजेपी ने सबसे पहले इस बात का आकलन किया कि कौन सी जगह पर वो अपने आप अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं और कौन सी महानगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर उन्हें सहयोगी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्हें समझ में आ गया कि अजित पवार सबसे यूजलेस है इस मामले में, तो अजित पवार को तो सबसे पहले उन्होंने दरकिनार कर दिया। पहले ही उन्होंने कह दिया अलग अलग कारण देकर कि भाई अजित पवार के साथ तो हो ही नहीं सकता, और कारण देने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो सीट एडजस्टमेंट का कारण होता है कि भाई हम दोनों ही ताकतवर है तो कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो अजित पवार को तो उन्होंने हटा दिया। मुंबई में कारण दिया गया कि मुंबई में एनसीपी के प्रमुख जो है नवाब मलिक है और उनको जिस तरीके से यूएपीए में उनके खिलाफ मामला चल रहा है या ईडी की उनकी गिरफ्तारी रही है, दाऊद वाले मामले में उन पर कार्रवाई हुई थी, तो इसके चलते हम उनके साथ भी नहीं जा सकते, तो यहां पर भी उनको दरकिनार कर दिया। तो अजित पवार सबसे पहले दूर चले गए। फिर उन्होंने जानने की कोशिश की कि एकनाथ शिंदे के साथ कहां पर हम लोग अलायंस करने चाहिए, हमें कहां पर अलायंस करना चाहिए, यह नहीं कि अलायंस कर सकते हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि जो एमएमआर रीजन जिसे कहा जाता है, खास करके मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली, ये जो 3 महानगर पालिकाएं हैं, यहां पर शिवसेना यूबीटी की जान बची हुई है। शिवसेना यूबीटी का कैडर वहां पर है, उन्हें नेता हो या ना हो यहां पर वोट पड़ते हैं। तो यहां पर अगर एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दिया जाए या बीजेपी अकेले लड़ने की कोशिश करे तो हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन बेहतर होगा। तो यहां पर तो एकनाथ शिंदे को साथ में लेना होगा। मुंबई में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुंबई में जितनी सीटें बीजेपी ने तय की उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एकनाथ शिंदे के साथ जो भी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उनका अलायंस हो गया। ठाणे और कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे बड़ी पार्टी थे, तो वहां पर तो सीट एडजस्टमेंट की इशू नहीं किया उन्होंने, वहां पर भी उन्होंने अलायंस कर लिया। लेकिन बाकी सभी जगह पे, नासिक, संभाजीनगर, पुणे या बाकी शहर है, वहां पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस नहीं किया। कुछ जगह पर छोटा मोटा अलायंस किया, नागपुर में उन्होंने कुछ छोटी मोटी सीटें दी, उनको साथ में लिया, लेकिन टैक्टिकली उन्होंने डिसाइड किया यहां पर तो हम अपने बलबूते पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने वो तय कर लिया। दूसरी बात बीजेपी ने की, जिसका जिक्र आपने किया, कि बीएमसी के चुनाव होते हुए भी, इतने बड़े चुनाव होते हुए भी, और यहां पर उत्तर भारतीय पॉपुलेशन इतना बड़ी संख्या में होते हुए भी, मुंबई जैसा शहर ये अकेला पूरे देश का ऐसा शहर होगा कि जहां पर वहां की लोकल भाषा बोलने वाले सबसे कम संख्या में है, यानी वो मेजॉरिटी में भी नहीं है। 40% वहां पर है, 60% अन्य भाषाएं बोलते हैं वहां पर। तो ये अकेला शहर होगा पूरे मुंबई का। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ इतना ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ या कोई बड़ा नेता बाहर से आएगा, उसने कुछ बोला, अन्नामलाई के साथ क्या हुआ हमने देखा, तो उसके वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मौका मिलेगा मराठी वोटों का ज्यादा कंसोलिडेशन करने का। यह बात उन्हें समझ में आ गई थी। इसके लिए पूरी कैंपेन उन्होंने लोकल कैंपेन रखी, यानी लोकल लीडर्स के साथ में कैंपेन रखी। इक्का दुक्का नेता, मैंने अर्जुन राम मेघवाल को देखा था, राजस्थानी काफी संख्या में मुंबई में है, मैथिली ठाकुर गई थी, मैथिली ठाकुर वहां पर आई थी, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है कि जिनके बोलने का इंपैक्ट हो किसी तरीके से। कैंपेन के लिए ठीक है, लेकिन उनका इंपैक्ट हो उस तरीके के, तो उन्होंने उस तरीके से वो एक एडजस्टमेंट की थी और लोकी उनका प्रचार वहां पर रखा गया। योगी आते तो बड़ी सभा वहां पर होती, बड़ा उसका प्रचार होता, बड़े भाषण कवर किए जाते, उनके हर स्टेटमेंट का मतलब निकाला जाता और उसके वजह से कंसोलिडेशन होता। उसके पीछे एक कारण यह भी था
कि मुस्लिम वोटर शिवसेना यूबीटी को वोट डाल रहे हैं, ये भी उनको पता चल गया था। तो वो उन्हें वो भी नहीं करने देना था कि देखिए अभी देख रहे हैं हम लोग कि एमआईएम अच्छा कर रही है मुंबई के भीतर, तो वो भी उन्हें स्प्लिट पूरी तरीके से करवाना था, तो वो भी उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान रखा। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने यहां पर की कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बड़े ठीक तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि जो इस रीजन में रहने वाला अपवर्डली मोबाइल यानी जो मध्यम वर्गीय है लेकिन उसके पास गाड़ी है, उसके पास आगे बढ़ने की एक महत्वाकांक्षा है, उससे लगता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी आगे जाकर, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बहुत अच्छा है। और खास करके अर्बन सेंटर्स में बीजेपी अच्छा कर लेती है, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा भी उन्होंने उस तरीके से प्रोजेक्ट किया। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर पेश किया। और दूसरी तरफ उन्होंने इसका भी ख्याल रखा कि जो भी हो जाए मुद्दे ऐसे लाइए कि जिसके वजह से कांग्रेस भी अपने आप शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे से दूर चली जाए। तो जिस वक्त कांग्रेस का अलायंस शिवसेना के साथ टूटा बीएमसी के लिए, उसी वक्त कहीं ना कहीं सील हो गया था ये बात को लेकर कि भाई शिवसेना यूबीटी और एमएनएस यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे 140 सीटों के पूल में लड़ने वाले हैं पूरा चुनाव, और उसमें उनको मैक्सिमम प्रदर्शन अपना करना होगा क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में नहीं है। मामू कॉम्बिनेशन उन्होंने तोड़ दिया एक तरीके से। वो बड़ी स्ट्रेटेजी उनकी उस तरीके से रही, क्योंकि हिंदुत्व खान मेयर नहीं बनेगा, इस तरीके के मुद्दे निकाले। यूबीटी को रिएक्ट करना पड़ा, राज ठाकरे को रिएक्ट करना पड़ा, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने भी अपना रास्ता अपना नाप लिया। तो ये एक पूरी स्ट्रेटेजी। और उसके बाद ये इस बात को भी मानना होगा जिसका जिक्र राजदीप हमेशा करते रहते हैं कि उनके हाथ में सारे यानी जो जैसे कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए वो सारी चीजें बीजेपी के पास अगर 90 होगी तो बाकी लोगों के पास 10 भी नहीं होगी। उसका भी पूरा पुरजोर इस्तेमाल उन्होंने उस तरीके से किया और ये चुनाव में उनकी पूरी प्रतिष्ठा लगाकर वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। गिरीश कुबेर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एडिटर हैं लोक सत्ता के। सर स्वागत है आपका। आपके लिए इसके मेजर टेकअवेज क्या हैं, और इसके साथ मेरा ये सवाल बीजेपी के लिए क्या सबक हैं और क्या इसकी लर्निंग है, किस तरह से चुनाव लड़ा, हम इस पे तो बात कर रहे हैं, पर ठाकरे बंधु बहुत समय के बाद एक साथ आए। वो तस्वीर हमने देखी थी पहले कि जब साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और फिर अलायंस का ऐलान हुआ, जब फोटो खींची साझा तो परिवार को भी बुलाया गया और पत्नियों को भी एक दूसरे की मतलब वहाँ पर बुला करके पूरे परिवार ने एक साथ बच्चों को बुलाया गया और फोटो खिंचवाई। ऐसा लगा कि एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक दोबारा से बाल ठाकरे की लेगेसी को ये दोनों भाई मिलकर के क्लेम कर रहे हैं। अभी तक का जो परफॉर्मेंस है यूबीटी प्लस का, एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि मुंबई में वो ऐसा जो एग्जिट पोल के अनुमान थे उनके मुकाबले तो बेहतर कर रहे हैं, पर हार तो हार ही होती है। गिरीश जी, दो तीन चीजें सामने नजर आती है। एक तो बात ऐसी है कि बीजेपी 2017 के 17 के चुनाव में जहां थी उससे बहुत ज्यादा आगे गई है, ऐसी तो बात नहीं है। बीजेपी को तब 82 सीटें मिली थी, अब 90 के आसपास है, शायद 2-3 इधर उधर हो जाएगी। तो बदला क्या है? तो बदल इसमें ऐसा हुआ है कि जो अपोजिशन वाले थे वो पूरे के पूरे डिवाइड एंड रूल की तरह से बीजेपी ने उन्हें पूरा खोखला कर दिया। ये जो बीजेपी की एक अच्छी राजनीति की एक पहल नजर आती है, वो पहले दोस्तों को निपटा लेती है, शत्रु होते हैं वो उनको बाद में देखा जाएगा। से उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उड़ीसा में बिजू जनता दल का क्या हुआ, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का क्या हुआ, आसाम में एजीपी का क्या हुआ, वैसा ही हाल शिवसेना का हुआ। पहली शिवसेना का, अभी दूसरी शिवसेना भी उसी रास्ते से जा रही है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। ये चुनाव में अगर देखा जाए तो सबसे नाजुक स्थिति है वो एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी की है, क्योंकि एक तो बीजेपी ने उनके लिए जो सीटें छोड़ी थी वहां सीधा सामना था, सीधा मुकाबला था, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ था। तो वहां तो उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना के जीते है लोग। एक थाना छोड़ के बाकी के पूरे शहर में बीजेपी अपने बलबूते के ऊपर
उन्होंने अपना एक्सपांशन किया ऐसा देखा जाए तो वो बात नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों की जो जगह ली वो पूरी तरह से हजम कर ली और दोस्तों को धीरे धीरे तरीके से उनकी स्पेस कम कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, ठाकरे बंधु उनका एक साथ आना, उसके बारे में बहुत सारी मीडिया में बातें हो गई थी। तब भी मैंने मेरे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा था कि ये टू लिटिल टू लेट। एक तो 1 साल कम से कम उन्होंने पहले जल्दी आना चाहिए था, एक साथ। और दूसरी बात ऐसी है कि अब जब साथ आते हैं वो जो बड़ा मिलन वाला जो फोटो आप था वो हुआ सितंबर में, लेकिन एक्चुअल जो अलायंस हुआ वो चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते भी नहीं गए। तो आपको एक्चुअल अलायंस करने में इतनी दिक्कतें आई तो लोग तो इतने पागल तो नहीं है कि आप एक साथ है और कह रहे कि हुआ तो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, आने के बाद बंबई में उन्होंने सिर्फ उन दोनों की सिर्फ एक रैली हुई शिवाजी पार्क में। उनके पास वक्त ही नहीं था क्योंकि वो दे कुडंट आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। वो जो कुछ होता है अलायंस निटी ग्रिटीज में वो कर नहीं पाए। तो उसी रैली में वो बड़ा चर्चा रही राज ठाकरे के प्रेजेंटेशन की। उन्होंने बात छिड़ी वो कुछ लोगों के जीने के जो कुछ मुद्दे होते हैं उनके बारे में होती तो ठीक है, अदानी के बारे में अगर ये इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। ये 3 बार, इसके पहले 2 बार वो सिद्ध हुआ है कि राहुल गांधी उन्होंने जब अदानी का मुद्दा लेके चले थे वो नहीं चला। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने यही मुद्दा लेके आगे चले थे, तब भी नहीं चला। ये तीसरी बार हुआ है ऐसा कि ये इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। और तीसरी अहम चीज जो देखने के लिए I mean, it's not yet, no one has noticed it, but the most important part is the rise of MIM. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 100 और 100 से ज्यादा शायद पूरे महाराष्ट्र में सीटें मिली है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कांग्रेस लॉस। कांग्रेस के जो कुछ सपोर्ट बेस रहे थे उसमें मुस्लिम मतदार बड़े तौर से बड़े नंबर से उनके पीछे रहता था। अब ये चुनाव ने दिखा दिया है कि मुस्लिम भी उनके साथ नहीं है। बंबई में 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ 31 या 32 सीटें थी, वो अभी 15-16 पे आ गई, यानी कि 50% सीटें गई है। तो ये 3 मुद्दे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बीजेपी ने पहले दोस्तों को खत्म करना, प्यार में डाला हुआ गले का हाथ, वो बीजेपी वो बाद में कैसे दोस्तों को निपटा लेती है वो बार बार दिख चुका है। दूसरी चीज ये ठाकरे बंधु का बड़ी देर के बाद एक साथ आना, और तीसरा अहम मुद्दा मुस्लिम AIMIM का राइज। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा और मुझे बात करनी है पुणे चिंचवड़ में क्या हुआ, पिंपरी चिंचवड़ में, क्योंकि वहां पर एनसीपी के दोनों ही धड़े मिलकर के लड़े और उसके बावजूद जादू नहीं चला। पर राजदीप जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे जब मैं AIMIM का देख रहा था, मैंने अभी ट्वीट किया है गिरीश कुबेर के यही चीज कहने के कुछ मिनटों पहले मैंने ट्वीट किया था, कम से कम 95 सीटों में AIMIM जीत रहा है अक्रॉस महाराष्ट्र, और कई कॉरपोरेशन में संभाजी नगर में बहुत अच्छा 24 सीटें जीती है, मुंबई जैसे शहर में 8 सीटें जीती है, चंद्रपुर में 1, मालेगांव में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यानी मुस्लिम बहुमूल्य एरिया में करीब 15-20 साल पहले समाजवादी पार्टी उभर कर आई थी एक जमाने में, खास करके जब मुलायम सिंह यादव यूपी में नेतृत्व कर रहे थे। वो जो वोट है वो अब धीरे धीरे AIMIM की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? कांग्रेस का कोई कोर वोट नहीं रह गया है। ये वही कांग्रेस है जिसे कहा जाता था महाराष्ट्र में पूरी तरह से उनका वर्चस्व था, क्योंकि हर समाज में एक तरह से कांग्रेस के नेता आते थे। धीरे धीरे कांग्रेस हर इलाके से कमजोर होता जा रहा है, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कई साल पहले, बिहार में देखा, अब महाराष्ट्र में नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो एक समय में महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी थी। मुझे याद है एक 10 साल पहले एक कांग्रेसी नेता से मिला था, मैंने कहा यार उत्तर भारत में तो आप धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं, नहीं बट वी हैव महाराष्ट्र। एक तरह से कांग्रेस के मन में था महाराष्ट्र जो है, आप सोचिए ना 1960 से टिल 2014 एक स्पेल था जहां शरद पवार कांग्रेस ही थे, छोड़कर चले गए, 2 साल मुख्यमंत्री रहे, और एक बार मुझे लगता है बीच में शिवसेना की सरकार रही थी, मनोहर जोशी और नारायण राणे बने थे। लेकिन 50 साल में कांग्रेस का डोमिनेशन था महाराष्ट्र में, और केवल और
एक ऐसा समय था जब बाकी पार्टी भी, जब कांग्रेस भी धीरे धीरे देश में कमजोर हो रही थी, महाराष्ट्र में 30% तो प्लस था बिटवीन एनसीपी एंड कांग्रेस, ये जो दो एक तरह से एक कांग्रेस है, वो भी अब कम हो रहा है। और अगर मुस्लिम वोट भी खिसकने लगे जहां उसको ऑप्शन मिले, तो कांग्रेस का बेस वोट ही नहीं रहता महाराष्ट्र में। ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। मुझे अभी भी लगता है कि बाकी पार्टियों, जो विपक्षी पार्टियां हैं, और शरद पवार के सामने भी ये चुनौती अब हो गई है। हम लोग ठाकरे बंधु पर इतनी बात कर रहे हैं, आप अभी पुणे पर बात करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो परिवार की राजनीति है उसकी भी सीमाएं हैं। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रालय में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ कैबिनेट मीटिंग करते हैं, लेकिन पुणे में आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्ट हो। अगर अजीत पवार इस तरह की राजनीति करे तो वोटर कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन में मुझे लगता है विपक्ष एक तरह से महाराष्ट्र में गिर गया है। आप कांग्रेस किसके साथ अलायंस करता है मुंबई में? वंचित बहुजन, प्रकाश अंबेडकर और आपकी कल तक बनती नहीं थी। आज आप चुनाव के पहले ये जो शॉटगन अलायंसेस होते हैं ये नहीं चलते हैं। भाजपा ने तय किया है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना का वोट ले रहा है। उसका दे हैव यूज्ड एकनाथ शिंदे टू वीकन उद्धव ठाकरे। जो गिरीश कुबेर ने बिल्कुल सही कहा, हमारे दोस्तों को कैसे एक तरह से वीकन किया जाए और हमें मजबूत किया जाए, और विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है। अब किस दुनिया में ये विपक्षी पार्टी रह रहे हैं, ये यही जाने। मुझे एक चीज ऐड करने, गिरीश कर लीजिए जी। हाँ, गिरीश कुबेर जो कह रहे थे उसी चीज में, जो उन्होंने दोस्तों की बात करी, जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो विपक्ष के लिए चिंताजनक तो है ही एक तरीके से, लेकिन जो बीजेपी के दोस्त हैं उनके लिए भी चिंताजनक है एक तरीके से। क्योंकि मुंबई में आप देखिएगा, मुंबई में एग्जैक्टली रोल रिवर्सल हो गया है। वक्त था कि जब शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ती थी, शिवसेना जीती थी 75-80 सीटें, बीजेपी जीती थी 30-35-28 इस तरीके की सीटें। आज एग्जैक्टली उल्टा हो गया है, बीजेपी जीत रही है 80 सीटें और शिवसेना, शिंदे की शिवसेना उनके पास भी नीचे है, वो फिलहाल तो मतलब 30 उसी रेंज में, रेंज में यहां पर दिखाई दे रही है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में शिंदे नंबर 1 पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी वहां पर इतनी घुस चुकी है आज की स्थिति में कि वो कभी भी उनको चैलेंज दे सकती है। और मुंबई के बाहर जहां जहां पर, संभाजीनगर सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जहां पर शिवसेना की सत्ता रही है, वहां पर बीजेपी पहली बार शिवसेना के खिलाफ लड़कर सत्ता में वहां पर संभाजीनगर में आई हुई है। जो ठाकरे के साथ वो कर रहे थे वो संभाजीनगर में एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ भी किया है। नासिक में एकनाथ शिंदे को साथ में नहीं लिया, शिंदे और अजित पवार साथ में चुनाव लड़े, उन दोनों को हराकर बीजेपी वहां पर जीत रही है। पुणे में एकनाथ शिंदे को साथ में नहीं लिया, अजित पवार को साथ में नहीं लिया, दोनों को हराकर बीजेपी वहां पर सत्ता में बैठी है। तो अब 29 के पहले उनके सहयोगी पार्टियों पर भी बीजेपी का क्लियर डोमिनेंस इस चुनाव से साबित हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो राजदीप कह रहे थे उसमें मैं सिर्फ ऐड करूंगा क्योंकि मुझे किसी और प्रोग्राम में भी जाना है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो कह रहे थे कि पारिवारिक पॉलिटिक्स नहीं चलता है। मैं नहीं मानता पारिवारिक पॉलिटिक्स नहीं चलता है। बीजेपी की लिस्ट निकालिए, शिंदे की लिस्ट निकालिए, किसी भी पार्टी की लिस्ट निकालिए, बेटा का बेटा या पति विधायक है तो पत्नी वहां पर कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ रही है, तो वो पारिवारिक पॉलिटिक्स चली रही है वहां पर। जो नॉस्टैल्जिक पॉलिटिक्स है कि भाई ठाकरे का नाम लेंगे अपने आप लोग आ जाएंगे, वो नहीं चलेगा, एक री इन्वेंशन करना पड़ेगा। बीजेपी ने भी गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन की पॉलिटिक्स हटाकर एक देवेंद्र फडणवीस मॉडल पेश करने की कोशिश की है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ठाकरे को भी अपनी एक री इन्वेंशन पॉलिटिक्स दिखानी पड़ेगी। उसी स्टाइल से आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे, कुछ नया उसमें इन्वेंशन लाना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी आगे जा पाएगी। भले एक बात तो साफ हो गई है कि ठाकरे मतलब शिवसेना, ये बात एक बार फिर अंडरलाइन हम कह सकते हैं कि हो गई, क्योंकि जितनी सीटें वो जीते थे पिछली बार, 60 पार्षद एकनाथ शिंदे अपने साथ में ले गए थे जब वो टूटे, उसके बावजूद उतनी सीटें करीब करीब उद्धव ठाकरे रिटेन कर रहे हैं। भले वो अपने भाई के मदद से कर रहे हो, लेकिन रिटेन कम से कम वो कर रहे हैं, ये बात तो साफ नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया वैसे मुंबई में। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप एकनाथ शिंदे, MNS और उद्धव ठाकरे के ऐड करें, पार्षद ऐड करें, तो वो 100 के ऊपर जा रहे हैं। करेक्ट। यानी शिवसेना जो है वो अभी भी एक तरह से मराठी मानुस की पार्टी है। वो वोट स्प्लिट हो रहा है। अगर वो ये देखिए, ऑपोजिशन के सामने यही चैलेंज है। अगर आप यूनाइटेड है, एक जमाने प्रणय रॉय जो पुराने सेपोलॉजिस्ट थे, वो 80 के दशक में उन्होंने टर्म यूज किया था, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। यानी कांग्रेस के खिलाफ अगर सभी पार्टियां इकट्ठा होती थी तो उनको चांस था।
अब उसी स्थिति में बीजेपी है। अगर सब पार्टियां इकट्ठा हो जाए तभी तो बीजेपी की परेशानी बढ़ती है। जैसे ही ऑपोजिशन वोट फ्रैगमेंट होता है, एडवांटेज बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पार्टी। लास्ट लाइन और इस चुनाव ने और एक साबित कर दिया है कि बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती है। कोई भी ये मुगालते ना पाले कि भाई सहयोगी है या अपोजिशन है, बीजेपी छोड़ देगी चुनाव, जैसे कांग्रेस छोड़ देती थी मुंबई का चुनाव। बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती। आपको उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, तभी आप उनको चैलेंज दे पाएंगे, वरना सिर्फ नॉस्टैल्जिया या इमोशनल अपील करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। नगर निगम को भी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ते हैं। पर राजदीप जी, एक पतंग है जो मैं उड़ाना चाहता हूं और आपके साथ उड़ाने में आनंद आएगा। अभी मकर संक्रांति होकर के गई है। जो बात कही गिरीश जी ने कि सबसे पहले दोस्तों का नुकसान हो जाता है बीजेपी के साथ रहते हुए, ऐसा लग रहा है कि 30 से ऊपर एकनाथ शिंदे बढ़ नहीं पाएंगे। एक राजनीति का वो मूवमेंट तो आएगा ना जब वो अपनी राजनीति पर विचार करेंगे, और क्या उनकी घर वापसी वापस शिवसेना उद्धव के साथ मिल जाने का एक संभावना निकट भविष्य में आप देखते हैं, या आपको लगता है कि अब ये लगभग असाध्य दुसाध्य काम है, ये हो नहीं सकता? देखिए, महाराष्ट्र में तो पिछले 4-5 सालों में या 7 सालों में हुआ है, कुछ भी असंभव नहीं है। संभव को असंभव करने में महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन माहिर है। हमने कुछ हद तक यही अंबरनाथ में देखा, जहां एक समय में सभी बीजेपी और कांग्रेस के विधायक के कॉर्पोरेटर्स एक साथ आ रहे थे। अकोट में AIMIM कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ था। देखिए, जब आपका अस्तित्व है ना तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कई सालों से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन स्पेस इज गोइंग टू ओपन अप इन महाराष्ट्र। आज के नतीजे एक साफ दे जाए कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, और बीजेपी के खिलाफ कौन रहेगा यह सवाल अभी भी ओपन क्वेश्चन है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियां आ रही है। विदर्भ में कुछ हद तक कांग्रेस है, मराठवाड़ा में कुछ हद तक शिवसेना यूबीटी भी है, पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में एनसीपी है, और मुंबई में शिवसेना यूबीटी भी है। तो अगर ये सब एकजुट, देखिए महाविकास आघाड़ी को इतनी यश क्यों मिला 2 साल पहले, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां एक तरह से एक साथ आई थी। अगर 3 बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र में एक साथ आती है तो बीजेपी को चैलेंज देती है, और बीजेपी ने बड़े सूझबूझकर इन पार्टियों को इसी वजह से एक ऐसी स्थिति पर लाया है कि वो एकजुट ना आए। ना एनसीपी आ सकती है, ना शिवसेना आ सकती है। अगर कल आ जाए तो फिर मुझे मराठी मानुष का मुद्दा नहीं हटा है, मुद्दे वही है। मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का मुद्दा अभी भी जीवंत है, ज्वलंत है, लेकिन आपको उसे नई परिभाषा में, पॉलिटिक्स में कुलदीप, अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों चाहिए। केमिस्ट्री कैसी होती है? जब आप एक साथ में कई सालों तक रहते हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में केमिस्ट्री कहां है? वो अभी अभी एक साथ आए हैं। कांग्रेस और यूबीटी में प्रॉब्लम क्या था कि आप हिंदुत्ववादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो आसान नहीं होता है। अगर ये पार्टियां एक साथ रहती, तो शरद पवार ने उनको कहा था, ये सलाह उनको दी थी कि आप एक हार के बाद ऐसा नहीं कि हम बिखर जाएंगे। आपको अगर अलायंस करना है तो वो अलायंस 1 डे मैच नहीं हो सकता। आपको लगातार उस अलायंस को आगे करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आगे बढ़ना चाहिए था, जो विपक्ष नहीं कर पाई और भाजपा उसका पूरा फायदा उठा पाई है। संजय जी के पास चलता हूं। संजय आवटे, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुणे लोकमत पुणे के आप संपादक हैं। संजय जी, क्या हुआ पुणे में और चिंचरी पिंपवट में? एनसीपी दोनों फ्रैक्शन, अजीत पवार और शरद पवार चाचा भतीजा मिलकर के लड़े, लेकिन उनका जादू फेल हो गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका गढ़, एक तरह से जो किला कहा जाता था, वो ढह गया। आज मैं टीवी स्क्रीन पर सब रिजल्ट देख रहा था, और मैं देख रहा था कि सभी जगह, मतलब 29 में से कम 10-12 जगह एनसीपी शरद पवार 0-0-0-0। मुझे ऐसा लगा कि ये यही शरद पवार जी है कि जिनको लोकसभा इलेक्शन में शरद पवार वॉज हीरो, शरद पवार उद्धव जी तो जिस ढंग से कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता कि वहीं से यहां तक ऐसे क्यों आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली एक तो बीजेपी का जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो तोड़ने में बीजेपी को यश मिला। क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है, महाविकास अलायंस जो थी, वो तो बिल्कुल इट वॉज ए मिरेकल इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। और लोकसभा में हमने वो देखा, मतलब उद्धव ठाकरे उसके सीएम बन गए महाविकास आघाड़ी के, लेकिन सीएम पद से जाने के बाद उद्धव ठाकरे और उभर कर सामने आ गए
एक कद्दावर बड़े नेता बन गए महाराष्ट्र के, बड़ा फेस बन गए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सब महाविकास आघाड़ी थे। लेकिन जब यहाँ अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात आ गई तो सिविक पोल के इलेक्शन के इसमें एक्चुअली ये होना चाहिए था मुंबई में भी और पुणे में भी और सभी जगह कि महाविकास आघाड़ी साथ में अगर चुनाव लड़ते तो अच्छा हो जाता। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि जैसे कि मुंबई में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये नहीं पूछा बाकी लोगों को, कांग्रेस को या एनसीपी को, कि हम ये करने जा रहे हैं तो वेदर आर यू कन्विंस्ड और नॉट। सेम थिंग हैपेंड इन पुणे ऑल्सो। और पुणे में क्या हुआ, पुणे में अचानक ये बात आ गई कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार इकट्ठे आ रहे हैं और ये अनाउंस किया सुप्रिया सुळे ने। तो सुप्रिया सुळे ने ये बता दिया कि एक्चुअली ये लोकल इलेक्शन है, तो लोकल एक्टिविस्ट जो भी कहते हैं तो वो हम मानेंगे। लेकिन लोकल एक्टिविस्ट कहते हैं ऐसा उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उनके ही पार्टी के जो सिटी प्रेसिडेंट है प्रशांत जगताप, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानता, जो पार्टी बीजेपी के साथ है तो उनके साथ हम कभी नहीं जा सकते। तो ये एक माहौल बन गया कि इलेक्शन है और इलेक्शन सर पर है और जिस ढंग से शरद पवार अजित पवार इकट्ठे आ रहे हैं तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, जैसे कि गिरीश कुबेर जी ने कहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मैं एक बात बता देता हूँ। अजित पवार के पार्टी के एक लीडर ने मुझे पूछा था कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को विरोध किया तो बीजेपी हमें खत्म कर देगी। तो मैंने उनको बोला कि अगर बीजेपी को विरोध कर दिया तो बीजेपी आपको खत्म कर देगी, एक सही बात है, लेकिन अगर आपने बीजेपी से दोस्ती की तो वो हमका खत्म कर देंगे, ये तो बिल्कुल तय बात है। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये अजित पवार शरद पवार एक हो गए। अजित पवार ने पूरी कमान संभाली यहाँ की अपोजिशन की। बीजेपी हमेशा एक बात करती है, वो हमारे साथ कौन आएगा ये तो तय करती ही है, लेकिन अपोजिशन कौन होगा ये भी तय करती है। मतलब मुंबई में भी हमारे खिलाफ कौन होगा, उद्धव और राज इकट्ठे आएंगे और कांग्रेस अलग होगी, ये उन्होंने तय किया। पुणे में भी शरद पवार अजित पवार एक हो जाएंगे तो कांग्रेस साथ में नहीं आएगी, तो ये भी तय कर दिया। तो अजित पवार शरद पवार एक हो गए और अजित पवार वर्सेस बीजेपी, ये जो मुकाबला शुरू हुआ जिसे नूरा कुश्ती बोलते हैं, तो लोगों को पहले से ही लग रहा था कि यार ये मतलब ये सेट है, एक मैच फिक्सिंग है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अजित पवार वर्सेस बीजेपी, ये बेसिकली ये जो फाइट थी ये लोगों को नेचुरल नहीं लगी, ये दूसरी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली उससे क्या हुआ, मतलब जो गद्दार वर्सेस खुद्दार ऐसा नैरेटिव था कि ये सब गद्दार है, अजित पवार और बाकी सब गद्दार है और शरद पवार के साथ जो है वो खुद्दार है, वो सब खत्म कर दिया है। जो मिरेकल था, जो फेस था, जो वो सब करिश्मा था, वो सब खत्म हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि पुणे में एक तो अजित पवार को जो सीट्स मिली है वो लास्ट इलेक्शन से भी कम है और शरद पवार की पार्टी का और शरद पवार का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। पुणे में तो वैसी बात है कि पुणे पिंपरी चिंचवड, देवेंद्र फडणवीस हमेशा पुणे में आते हैं और हमेशा कहते हैं कि ये ग्रोथ सेंटर है, पुणे ये ग्लोबल सिटी है और पुणे के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि पुणे पिंपरी चिंचवड और पीएमआरडीए ये हमारे हाथ में रहना चाहिए। और पुणे के लोगों को ऐसा लगा इस बार कि अगर अर्बन डेवलपमेंट की कोई विजन है तो शायद देवेंद्र फडणवीस के पास है। उन्होंने कहा एक स्पीच में कि मैं ऐसा चीफ मिनिस्टर हूं जो पहले मेयर था, तो मेयर टर्न चीफ मिनिस्टर मैं हूं, तो मुझे पता है कि अर्बन डेवलपमेंट क्या है। और पुणे शहर ऐसा है, पुणे है, पिंपरी चिंचवड है, वैसे थिंकर्स, विचार करने वाले लोगों का शहर है। तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर सही में देवेंद्र फडणवीस कुछ कर सकते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को वोट देना चाहिए। और मुझे लगता है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड दोनों जगह वैसे एक्चुअली बताया जाए तो अजित पवार ने बहुत अच्छा माहौल तैयार किया था। मतलब ऐसा लग रहा था उनकी रैलीज बहुत अच्छी चल रही थी और उन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा लाया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिंपरी चिंचवड शहर जो आज है वो अजित पवार उसके पायोनियर है, उसके शिल्पकार है। ऐसे लोग बोलते हैं, अजित पवार भी खुद बोलते हैं, क्योंकि अजित पवार जब थे वहां तो उनके हाथ में वो शहर पूरा था। तो अजित पवार ने ये मुद्दा उठाया कि पिंपरी चिंचवड का विकास जिस ढंग से मैंने किया उसके बाद यहाँ सिर्फ करप्शन ही हुआ है और मैं पीसीएमसी को फिर अलग एक श्रीमंत महानगर पालिका बनाना चाहता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि लोगों को ये कुछ बराबर नहीं लगा, क्योंकि ये कन्विंसिंग भी नहीं था। राजदीप जी, आपने इसके पहले एक बात कही जिस पर मैं जानना चाहता हूं कि मराठी अस्मिता का मुद्दा अभी भी है, मराठी पहचान का मुद्दा, वो जो भाषा तक भी जाता है। 60s के दशक में हमें याद है वो एक जो स्लम्स में रहने वाले तमिल तुलु बोलने वालों के लिए नारा दिया था शिवसेना ने, बजाओ उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी।
और इस तरह के भी नारे लगे हैं कि मुंबई किसकी, मुंबई किसी के बाप की नहीं, आमची मुंबई, मुंबई कोणाचे बापची नाही, अगर मेरी मराठी दुरुस्त है तो लेकिन मैंने ना इंडिया टुडे में एक आनंद सिंह का आर्टिकल पढ़ा, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा ना मुंबई न्यूयॉर्क की तरह है, यहाँ न्यूयॉर्क के बाशिंदों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ हैं, उन्हें अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ इंडिया से भी, लेबनान से भी, सोमालिया से भी कोई जा कर के रह सकता है और वो न्यूयॉर्कर बन सकता है। तो स्किन कलर, एक्सेंट उधर मायने नहीं रखता। लेकिन मुंबई जो है वो ऐसा मुंबई तब तक नहीं बन सकता जैसा न्यूयॉर्क है, जब तक वहाँ पर MNS जैसी राजनीति चलती रहेगी। तो सवाल यह है कि मुंबई पर एक भाषा बोलने वालों का विशेष अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। अब वहां रहने वाले लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं? क्या ये नतीजे इस बात को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि मराठी भाषी अब एक कॉस्मोपॉलिटन या मल्टी कल्चरल सिटी के तौर पर वहां रहने वाले लोगों का ये असर्शन है? इंटरेस्टिंग बात है, हम बार बार कहते हैं मुंबई कॉस्मोपॉलिटन, मुंबई कॉस्मोपॉलिटन, सभी की शहर है, मुंबई में सभी लोग आ सकते हैं। लेकिन असलियत तो यह है, पिछले 50 साल में 67 से आज तक, ओवर 50 इयर्स, ज्यादातर शिवसेना का दबाव लोकल इलेक्शंस पर रहा है। इसके पीछे कोई कारण है। साहिल जोशी ने सही कहा कि मुंबई में मराठी भाषिक मेजॉरिटी में नहीं है, 50% से ज्यादा नहीं है। कुछ पोल्स कहते हैं करीब 37% हो गए हैं और हिंदी भाषिक बढ़ गए हैं 22-24%। इसके बावजूद जहां राजनीति होती है वहां मराठी मानुस की बात आपको करनी पड़ती है। जब ये पूरा अन्नामलाई का मामला हुआ, एकनाथ शिंदे को यह सवाल पूछा गया, क्या कहा उन्होंने? अन्नामलाई ने यह नहीं कहना चाहिए था। अगले दिन भी देवेंद्र फडणवीस ने जब एक भाषण किया, उन्होंने बड़े बच के इस बात को कहा कि नहीं, महाराष्ट्र, हम तो मराठी मानुस की भी पार्टी है, जो अगला मेयर होगा ही विल बी अ मराठी हिंदू, ये सब कहा है ना। ऐसा नहीं है कि जब कृपा शंकर सिंह ने मीरा भयंदर, जो बीजेपी में अब गए, पहले कांग्रेस में थे, वहां जाकर कहा उत्तर भारतीय मेयर बन सकता है, तुरंत बीजेपी को उसको वहां से अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ा। मुंबई भले ही सबकी शहर है, लेकिन एक मराठी भाषिक व्यक्ति के लिए एक स्पेशल जगह मानी जाती है, इससे आप हट नहीं सकते। और अगर ये नंबर आप देखते हैं, ये नंबर यही दर्शाते हैं कि आज भी आप ऐड करिए ना MNS का वोट, शिवसेना UBT का वोट और शिवसेना शिंदे का वोट, और इनकी सरकार बनती है, या सरकार के बहुत कम आते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो ये हकीकत है मुंबई। अब देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की है, मैं विकास पुरुष हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन हूं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं आई एम अ पॉलिटिकल हिंदू, या हिंदुत्व का नारा कहते हैं। वोट जिहाद की बात उन्होंने विधानसभा में की थी, और अभी भी बात करते हैं कि मैं मराठी मानुस को मैं आगे लेकर जाऊंगा। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में उस तरह से रीजनल पार्टी या मुंबई में नहीं बन पाई जिस तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनी या तमिलनाडु में DMK बनी, क्योंकि वहां पूरा जो द्रविड़ आइडेंटिटी है, बंगाली आइडेंटिटी है, वो वहां हावी रहा। उस तरह की डोमिनेंस महाराष्ट्र में मराठी मानुस की शायद मुंबई जैसे शहर में नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि मराठी मानुस की सेंसिटिविटी के बजाय को अगर आप दरकिनारे करें तो आप मुंबई जैसे शहर में आगे नहीं बढ़ सकते। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेटर्स आर स्टिल महाराष्ट्रियंस। इट इज स्टिल इन दैट सेंस politically it is a मराठी डोमिनेटेड सिटी। हालांकि दूसरे समुदाय के लोग MP भी बनते हैं, MLAs बनते हैं, ये मुंबई की एक खासियत है। बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएगी, कि कहेगी, देखिए जैसे ही अन्नामलाई ने वो स्टेटमेंट किया, बीजेपी को उससे दूर हटना पड़ा, बिकॉज दैट स्टेटमेंट कुड हैव बिकम, मुझे लगता है उससे मराठी कंसोलिडेशन हुई है। देयर इज अ मेजर ऑफ मराठी कंसोलिडेशन इन मुंबई, नहीं तो शिवसेना को इतनी सीटें नहीं आती। एक मराठी कंसोलिडेशन हुआ है मुंबई में, उससे आप हट नहीं सकते। ठीक है संजय जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेम करके और एक मतलब मिलीजुली संस्कृति वाली बात पर, 1951 से लेकर मुंबई की जो अलग अलग सीटें हैं, उत्तरी मुंबई, दक्षिणी मुंबई, मिलाकर के कुल 94 सांसद मुंबई से बने हैं, जिनमें से 42 से 45% गैर मराठी थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मिलीजुली संस्कृति तो रही है, पर मराठी अस्मिता का मुद्दा भी रहा है। पर क्या रिफ्रेम करके अगर मैं ये सवाल पूछूं कि वो मराठी भाषा
पहचान का मुद्दा अब थोड़ा कमजोर या अब वो कारपेट के थोड़ा नीचे चला गया? अभी भी मुद्दा है पर अब विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडिल क्लास एस्पिरेशंस, ये मुद्दे, इन मुद्दों ने टेक ओवर कर लिया है। संजय जी। बिल्कुल बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी शहर कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है तो लोगों के मुद्दे बदल जाते हैं। ये सही है कि मराठी लोगों के ही मुंबई है और मराठी अस्मिता है, ये सब बिल्कुल बराबर भी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर शहर की बाकी चीजें जब बदल जाती है तो ये भी बदल जाता है। मुझे ऐसा लगा कि इस बार जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक आ गए, लेकिन आने के बाद उन्होंने मराठी ये जो मुद्दा बनाया और मराठी मुद्दे पर ही चुनाव पूरी लड़ने की तैयारी की। तो मुझे लगता है कि दो चीजें हो गई। पहली बात तो ये कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ थे, तो इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स जो मराठी वोट्स है वो भी हो गया, ये पहला भाग है। दूसरा ये मानना ही पड़ेगा कि अब मराठी वोटर्स जो है ये मुंबई महानगर पालिका में 32% है, तो बाकी लोग जो है वो नॉन मराठी है, महाराष्ट्र के बाहर से है, वगैरह वगैरह है। ये बात है। तीसरी बात ये है कि जो मराठी लोग हैं वो भी मराठी अस्मिता का राजकारण जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो उनको पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम न्यूनगंड का पॉलिटिक्स बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पॉलिटिक्स है ये कि मराठी, लेकिन मराठी के बारे में कौन क्या करता है ये भी लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप मराठी के बारे में ज्यादा बात मत करो। और खास करके जो सर्वे किया था, बीच में एक एजेंसी थी, उनका सर्वे आया था और वो सर्वे का पूरा रिपोर्ट जो है वो मैंने देखा था। उस सर्वे में उन्होंने ऐसा कहा था कि बेसिकली जो खास करके मिडिल क्लास और जनझेड है या यूथ है, यंग है, कॉलेजियन लोग है, लड़के लड़कियां हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्शन, कोई भी चुनाव ये भाषा पर, जाति पर या धर्म पर जाने से बजाय विकास के मुद्दों पर जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ऐसी कोशिश की, जैसा राजदीप जी ने अभी बिल्कुल बराबर बोला कि उन्होंने कॉम्बिनेशन किया। हिंदुत्व का मुद्दा तो था ही, लेकिन डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा ज्यादा चला। क्योंकि कोई भी शहर जब बढ़ता है तो उस शहर को ऐसा लगता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे बाकी चीजें चाहिए। तो ये जो मुद्दा है ये मुंबई में भी अब हो रहा है, होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद ये बदलेगा और सिर्फ मराठी जो मुद्दा है वो पीछे पड़ेगा और बाकी डेवलपमेंट और जो अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन डेवलपमेंट का मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर चुनाव ज्यादा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजदीप जी, फाइनल कमेंट चाहिए। नीतीश राणे बीजेपी के नेता, मतलब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है और जय श्री राम लिख करके ट्वीट किया। थोड़ा सा समझाइए कि नगर निगम के चुनावों में इस जो अभी हुए हैं, क्या हिंदुत्व मुद्दा पहले से भी रहा है? मतलब ये बात ठीक है कि ब्रांड ठाकरे के लिए मराठी अस्मिता प्लस हिंदुत्व प्लस फ्यू अदर थिंग्स था, मामू कॉम्बिनेशन की बात साहिल करके गए। क्या इस चुनाव में वो हिंदुत्व चुनाव प्रचार के दौरान भी उतना दिख रहा था, रैलियों में भी दिख रहा था, या बीजेपी जब जीतती है तो एक आदत सी है कि हम जीत के बाद कह ही देते हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर सुहास पलशीकर, जिनको मैं बहुत आदर करता हूं, पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कहा था, जब बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, कि धीरे धीरे महाराष्ट्र हिंदुत्वकरण की तरफ जा रहा है। और ये कुछ हद तक सही है। देखिए क्या हुआ है, जैसे ही शिवसेना यूबीटी, जब बाला साहेब ठाकरे थे वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, तो वो एक तरह से हिंदुत्व के प्रतीक वो थे। प्रमोद महाजन इतने नहीं थे जितने बाला साहेब ठाकरे थे महाराष्ट्र में। जैसे ही अब उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो वो हिंदुत्व की जो स्पेस थी वो एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी के पास आ गई और बीजेपी ने उसका पूरा फायदा उठाया। लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो वोट जिहाद की बात हुई, वो एक तरह से हिंदुओं को ये इकट्ठा करने की कोशिश की गई। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में कई लव जिहाद के इंस्टेंसेस आए हैं, छोटे मोटे दंगों की बात पिछले 4-5 सालों में आई है, औरंगजेब का मुद्दा उठा है। और इस चुनाव में भी बीजेपी के मुंबई के लीडर थे, उनकी एक पहली स्टेटमेंट थी, क्या आप चाहते हैं कि कोई खान, अगर हम बने तो कोई खान तो नहीं बनेगा मेयर। तो वो एक डॉग विसल तो थी अपने। आज क्या है, बीजेपी को वो डेली कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व का जो वोटर है, जो पॉलिटिकल हिंदू जिसे हम कहते हैं, वो स्वाभाविक तरह से बीजेपी के साथ उनका लगाव वो एक तरह से हो गया है। क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा कोई विपक्षी पार्टियां इससे एक तरह से बचते रहती है। कांग्रेस तो बिल्कुल उस पर पड़ना ही नहीं चाहती।
शिवसेना यूबीटी पढ़ती भी है, कहती है कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर में हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ वो जानती है कि उनको भी एक नए समीकरण में बाकियों को भी अपने साथ लेना है। तो वो बाल ठाकरे की तरह नहीं है। बाल ठाकरे तो खुलेआम कहते थे ये मेरी राजनीति है, मैं हिंदुत्ववादी नेता हूं। उद्धव ठाकरे भले ही कहे मैं हिंदुत्व का नेता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि ही कैन नॉट कॉम्पीट विद नरेंद्र मोदी जी ऑन दैट प्लैंक। तो वो एक तरह से एक नई राजनीति। आदित्य ठाकरे देखिए, आदित्य ठाकरे की राजनीति में या उनके भाषणों में वो विकास की बात करते हैं, वो एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं। अब जो आम सैनिक है, जो पुराने सैनिक है, वो उससे उनकी एक तरह से मिलती नहीं है। वो रजत सेठी ने अच्छा कहा, अगर आप सरवणा भवन चले जाए और वहां आपको मटन बिरयानी दी जाती है तो शायद आपको वो अच्छा नहीं लगता है। तो शिवसेना के सामने यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, उन्होंने बड़े सूझबूझकर, उनको लगा कि केवल मराठी अस्मिता पर हम नहीं चला सकते, उन्होंने हिंदुत्व एक तरह से ऐड किया। इट बिकेम एन एडिशन, मराठी अस्मिता प्लस हिंदुत्व। अब क्या हुआ है, आपके पास मराठी अस्मिता कुछ हद तक वो बिखर गई है कई सेनाओं में, और हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ गया है। तो हिंदुत्व जो है ये जरूर एक इश्यू है। संभाजी नगर में बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों रहा है? जहां मुस्लिम 20% प्लस हो, वहां बीजेपी बिकम्स एन ऑटोमेटिक पार्टी ऑफ चॉइस फॉर लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज। ये संभाजी नगर जैसे शहर में एक जमाने में शिवसेना हावी हुआ करती थी, नंबर 1 पार्टी, जब बाला साहब ठाकरे थे। बीजेपी वाज नंबर 2 पार्टी, अब बीजेपी नंबर 1 पार्टी। सो जहां हिंदुत्वकरण नजर आता है वहां बीजेपी उसे कैपिटलाइज करती है, क्योंकि बीजेपी दैट इज इट्स नेचुरल कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे शिवसेना की नेचुरल कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र ने। एक लास्ट जो आपने कॉस्मोपॉलिटन की बात की, राइट, दैट वाज राइटली सेड बाय मिस्टर आवटे कि ऐसा है 32 to 37% अगर मराठी हो, 63% इज नॉन महाराष्ट्रन। अब वो नॉन महाराष्ट्रन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर काइंड ऑफ लीडरशिप टू द राज ठाकरे ब्रांड। राज ठाकरे इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक लुंगी पुंगी ऑफ बाला साहब ठाकरे। वो तब चला, अब नहीं चल सकता उस तरह से। यंगर पोस्ट पोल में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो 18 से 25 वर्ग है वहां ज्यादातर लोगों ने भाजपा को और या उनके सहयोगी को प्रेफर किया। जो 60 साल के ऊपर महाराष्ट्रन है, मेरा तो कहना है कि इकट्ठे आ गए, इसका नुकसान हुआ उद्धव को। हाँ नहीं, और कुछ लोगों का तो कहना है तो ये तो एक प्लांटेड थे कि राज ठाकरे जो है वो चले गए उद्धव ठाकरे के साथ, ताकि ये तय हो कि कांग्रेस नहीं जा सकती। जो राज ठाकरे लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में बिनशर्त पाठिंबा देते हैं, अनाउंस करते हैं मोदी और शाह को, वो महानगर पालिका इलेक्शन में उद्धव के साथ कैसे जा सकते हैं? तो कहीं ना वर्ज ऑफ इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये है कि क्योंकि आज क्या है, कोई पार्टी राज ठाकरे को ओपनली टच नहीं करना चाहती। कांग्रेस नहीं, उनको उत्तर भारत में चुनाव लड़ना है। भाजपा ने तो 2024 के चुनाव में राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ उस लास्ट मीटिंग में थे शिवाजी पार्क में, लेकिन मुझे लगता है दैट वाज अ टैक्टिकल मिस्टेक। थोड़ी पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस उद्धव ठाकरे की नजर आई। बोल रहे हैं ना, उसको सिर्फ एक ऐड करूंगा मैं, ये जो बोल रहे हैं ना बराबर है कि बीजेपी हिंदू वोट्स और जो है उसके तो उनको तो मिलने वाले है ही, लेकिन मुस्लिम वोट्स भी कांग्रेस को ना मिले। इसलिए आप देखिए एमआईएम जिस ढंग से और जिस रफ्तार से चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू वोट्स बीजेपी को, मुस्लिम वोट्स एमआईएम को, तो कांग्रेस के कुछ वोट बैंक ही ना बचे, इसकी ये सब तैयारी है। अच्छा, ये एक आखिरी चीज संक्षेप में टिप्पणी, उद्धव और राज के गठबंधन का भविष्य, क्योंकि विधानसभा में तो बहुत ही मतलब ये एक टैक्टिकल अलायंस था, ठीक है, पर विधानसभा में तो कई तरह के डिलेमाज आ जाएंगे। शरद पवार कांग्रेस कितना सहज होंगे मुझे पता नहीं इसके साथ। तो ये गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनावों के लिए था, आप देखते हैं, या आगे भी किसी रूप में ये रहेगा? संजय जी, पहले आपसे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है उद्धव राज वाला, इसका क्या फेट होगा, क्या फ्यूचर होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे बीजेपी से बहुत दूर जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो फाइनली ही विल गो क्लोजर टू बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है। एक दूसरी बात यह है कि अजित पवार और शरद पवार जो एक आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ कि अब ये दोनों भी एक हो सकते हैं। मतलब शरद पवार की पार्टी अजित पवार के साथ और बीजेपी के साथ जा सकती है। और मेरी एक थियरी ऐसी है कि कुछ समय में सुप्रिया सुले सेंटर में मिनिस्टर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि जिस ढंग से पूना में और यहाँ जो सब कुछ मूवमेंट शुरू है, केडर जो कह रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तैयारी उनकी हो गई है कि ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट था, लोग एक्सेप्ट करते या नहीं करते हैं तो ये सिर्फ देखना था। तो केडर ने एक्सेप्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये आगे भी साथ जा सकते हैं। चलिए ऑन महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। इस तरह के अगर आप किसी से भविष्यवाणी महाराष्ट्र की करना चाहिए मत करिए। ये राज ठाकरे कहाँ जाएंगे, एनसीपी के नेता कहाँ जाएंगे, आप सोचिए ना क्या क्या हो रहा है उस राज्य में। अब कितने राज्यों में आपका उप मुख्यमंत्री आपको भ्रष्ट कह रहा है चुनाव के टाइम पे, और आप उन्हीं के साथ अगले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में बैठेंगे। ये महाराष्ट्र में बीजेपी से दूर रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं बट तो ये कीमत चुकाने के लिए कौन तैयार है, ये भी सवाल है। नहीं देखिए, राज ठाकरे की राजनीति आप देखिए ना, और राज ठाकरे एक जमाने में कुलदीप ऐसे लग रहा कि वो वाकई उभर कर आते। जब वो शुरुआत में आए, उन्होंने 2009 के असेंबली इलेक्शन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि लोगों को लगा एक तरह से वो बाला साहेब ठाकरे 13 MLA जी, वो बाला साहेब ठाकरे की तरह उनकी राजनीति एक तरह से बन रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इतनी पार्टियां या इतने पार्टियों के साथ आपके सहयोगी, आपके रिश्ते बदलते रहते हैं, तो आपका विश्वास चला जाता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है उन पर लोगों का विश्वास कम रहा है। उनको केवल 8 या 9 सीटें आ रही है, वो भी उनको मुझे लगता है उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ मिलने से उनको फायदा हुआ, नॉट द अदर वे राउंड। पूना में जो बीजेपी के लोग चुन के आए हैं, उसमें से 60% लोग ये बाहर के पार्टी के हैं। You know, BJP has managed they have managed in Maharashtra to ensure कि जितने दूसरी पार्टियां हैं उनसे, किसी ने एक कहा था, मैंने मेरे किताब में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जैसे राज्य में भर्ती जनता पार्टी बन गई थी। किसको भर्ती करना है, कैसे करना है, किसको कहाँ, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, ये बात अब आप देखिए ना। नवी मुंबई में बीजेपी की जीत हुई है, वहां कौन है? गणेश नाइक, जो एनसीपी के नेता हुआ करते थे। तो दूसरी पार्टियों में से कई लोग भाजपा में आए हैं। भाजपा ने तय किया है कि हमें महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनना है, साम दाम दंड भेद जो भी हो वो करना है। हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास संगठन है, हमारे पास विचारधारा है। हम इन सब को साथ लेकर हम उस तरह की राजनीति करेंगे जहां ऑपोजिशन के लिए स्पेस कम होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन को भी एक मौका है कि अगर आप एक साथ आए और एक परमानेंट अघाड़ी बनाए, नॉट टेम्पररी अघाड़ी, तो मुझे लगता है 2029 में टक्कर हो सकती है। नहीं तो आई थिंक बीजेपी विल इन द नेक्स्ट इलेक्शन मे बी इवन फाइट इलेक्शन ऑन इट्स ओन एंड गेट मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर विपक्ष एक साथ नहीं आ पाए तो बीजेपी को और एक मौका मिलेगा, बिकॉज दैट इज द रियल एम। देखिए, ये सब एकनाथ शिंदे सब ठीक है, बीजेपी की असली एम है कि महाराष्ट्र में हमें 144 से ज्यादा विधानसभा सीटें आए, ताकि सरकार हमारे बन पर बने, हमें किसी पर निर्भर ना हो पाए। जो जीते उनको बधाई, पर इसका जो हासिल महफिल मेरे लिए जो बात लाइन रही कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, जीवन में भी जो भी लोग सीखना चाहें, एक बात जरूर है कि चुनाव पूरे मन से लड़ती है। और महत्वपूर्ण बात मन और मनी दोनों, मनी और मशीन, मनी मशीन में बोल रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये भी तय कर देते हैं कि विपक्ष कौन होगा, हम किससे चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का, जो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। अब बिहार की बात करते हैं। रमजान की इफ्तार पार्टी और मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज की बातों मुलाकातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनसे निकलते हैं गंभीर राजनीतिक निष्कर्ष। कांग्रेस सेवा दल की दही चूड़ा पार्टी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा तो नाराजगी की खबरें तैरने लगी। तेज प्रताप यादव के न्योते पर डिप्टी सीएम पहुंच गए और उन्हें पार्टी से निकालने वाले लालू प्रसाद यादव भी। तो ये खबरें आने लगी कि क्या बीजेपी उन्हें एमएलसी, तेज प्रताप को एमएलसी बना सकती है, और क्या जदयू में 2 बड़े नाम निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की एंट्री की संभावना अब बन रही है। इस सत्र में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, कन्हैया भेलारी जी, एडिटर इन चीफ स्वराज पोस्ट, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं पंकज झा जी, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप। क्या कांग्रेस के सभी 6 विधायक
जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तमान तिवारी और असद रहमान ने ये खबर छापी। उसके बाद कई और जगहों पर मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये खबर छपी कि अगर ऐसा होता है, ये होने वाला है, तो कांग्रेस शून्य पर आ जाएगी। बिहार विधानसभा में सिर्फ 6 विधायक उसके जीते थे। और ऐसा नहीं है कि ये सुगबुगाहटें, ये अटकलें सिर्फ जेडीयू की ओर जाने की ओर के लिए आ रही हैं। इस तरह की खबरें भी आई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, उसकी पार्टी के भी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ये चल क्या रहा है? क्या संतोष जी पहले ये बताएं कि इन खबरों में क्या कुछ ठोस तत्व है? ये किस तरह की होड़ है? ये जेडीयू और बीजेपी के बीच की होड़ है? दो जो सहयोगी दल हैं उन्हीं के बीच आपस में होड़ है? क्या है ये? देखिए, जेडीयू को सबसे पहला साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा। एक तो पहले देखिए, इन लोगों ने 6 में से किसी ने खंडन नहीं किया है। और ये बात आज ऐसा नहीं है कि ये आज से बात चल रही है, जब से रिजल्ट आया तब से चल रही। आज भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने क्या है, खंडन नहीं किया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और 2 उसमें से एक कमरुल होदा है, एक अब्दुल रहमान है। तो एक तरह से जो पार्टी उनके लिए बनती है, तो वो एक नेचुरल पार्टी जेडीयू बनती है। तो जेडीयू का आप देखिए 85+ आप देखिए अब 6 सब जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, ये होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो होना है उसमें कुछ डील चल रहा होगा। अगर इनको कुछ बड़ा नहीं मिलता है, बड़ा प्रलोभन, मंत्री पद मिले और कुछ मिले, तभी ये हमको लगता है जा सकते हैं। अदरवाइज अभी मुझे लग रहा है कि बार्गेनिंग वाले स्टेज में है। और एक जो बात चली कि उन्होंने एक सेवा दल ने भोज दिया था, सेवा दल ने किसी को उस तरह से निमंत्रण नहीं किया था एमएलए सबको। वो राजेश राम स्टेट प्रेसिडेंट की पार्टी नहीं थी, वो एक सेवा दल का जो कांग्रेस का एक विंग है उनकी तरफ से था। तो उससे ज्यादा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जा सकते हैं, क्योंकि एक कहीं से कोई खंडन नहीं है और 6 की संख्या है, 2/3 की मेजोरिटी वाली बात तो आसानी से मिल जाएगी। बड़ी संख्या है नहीं कि नहीं टूट सकती है। और दूसरा जो आपने बोला, वो मुझे लग रहा है कि अभी तुरंत नहीं होने वाला है वो, चूंकि दोनों में खटास आ जाएगी, वहां से तोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे। मेरी बातचीत बीच में माधव आनंद से भी हुई थी और 3 में से 2 से मेरी बातचीत हुई थी और रामेश्वर महतो से भी हुई थी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कहीं जा सकता हूं। और एक उसमें से 3 में से एक का जेडीयू के प्रति, खास करके महतो जी का जेडीयू के प्रति ज्यादा मुझे लगा कि वो उसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। तो नाराजगी है निश्चित रूप से, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के उनका विरोध है उपेंद्र कुशवाहा से। खास करके जो बेटे को जो मंत्री बनाया, वो खास खुल करके कहा कि ये तो एक आत्मघाती कदम है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इनके, माधव आनंद के, कि ये नहीं करना चाहिए था। अब पत्नी को लड़ाई ठीक था, लेकिन ये कहीं नहीं थे बेटा, और उनको सीधा मंत्री बनाया। तो ये चीज है, लेकिन उसके बाद पैचअप करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में इस तरह की कुछ चीजें होगी। कुशवाहा की पार्टी वाले में मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन कांग्रेस वाले में मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। खास करके मैं कोशिश कर रहा हूं सबसे बातचीत हो, किसी ने आकर के अपफ्रंट नहीं कहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जी कुलदीप। कन्हैया जी, बात सिर्फ उस दही चूड़ा पार्टी की नहीं है। सेवा दल वाली बैठक की बात जो संतोष जी कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा, राजेश राम पहुंचे थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इसके पहले मनरेगा बचाओ आंदोलन का भी पिछले हफ्ते बैठक हुई थी, जिसमें 6 में से 3 ही विधायक पहुंचे थे। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस खबर पर, जब आपने पढ़ी कि इसकी संभावना कितनी प्रबल है, कितनी क्षीण है आपके ओपिनियन में? प्रबल संभावना है। वारा करके करेंगे क्या ये? अब अगला चुनाव जो है 29 में हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, या फिर 30 में हो, जो ड्यू है 30 में, लेकिन 29 में हो सकता है जैसा कि चर्चा है। तो वहां ये रह करके इतना दिन करेंगे क्या? और नीतीश कुमार जो है केवल 8 ही मंत्री बनाए हैं, बड़ा सोच समझ करके बनाए होंगे। ज्यादा संभावना यही है एडजस्टमेंट की। यहाँ 6 लोग बन सकते हैं, 7 लोग भी बन सकते हैं। बीजेपी में कहाँ है संभावना? 2 या 3 बनाएंगे, 36 ही बनाना है ना, तो उनके हैं, तो फिर संभावना तो ज्यादा वहां है। और नीतीश कुमार आप देख रहे हैं किस अवस्था में है। जो भी बातचीत होती रहे,
लेकिन जिस तरह से पूरे एनडीए को लेकर के घूम रहे, मैंने पैकेट में लेकर के चल रहे हैं, किसी से छपी, किसी की हिम्मत है, देखे नहीं आज दही चूड़ा हुआ इधर उधर, वो उनको जाना था, गए भी बेतिया, दोनों डिप्टी सीएम भागते हुए वहां गए, भागते हुए दही चूड़ा के लिए आए। और कल ही जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा था कि जरा जल्दी जल्दी आया कीजिए, ये भी आप सुने ही होंगे, उनको नसीहत दे रहे थे कि समय पर जरा रहिए। तो बहुत जोर, मैंने अंदर अंदर एक तैयारी है कि 6 को ले लिया जाए, और 6 तैयार भी, उसके अलावा आईपी गुप्ता भी तैयार है, उसके अलावा बसपा भी तैयार है, ये सारे लोग तैयार हैं। तो अब जब भी देर लगे, आरसीपीसी तैयार है, आरसीपीसी ने तो अपने लोगों को कह रखा है कि 20 तारीख तक पटना मत छोड़िएगा। तो काहे नहीं पटना छोड़िएगा, आप कौन 20 तारीख कहे हैं? हम पूछे कि कौन 20 तारीख तक, सर तो बताइए नहीं किए, लेकिन बोले कि 20 तारीख तक मत छोड़िएगा। तो 20 तारीख तक उनकी भी तैयारी हो रही है आने की। हालांकि जेडीयू के 2 बड़े नेता हैं, रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सफल होंगे। 3 की जो बात है, जो आरएलएम से जो 3 हैं, तो 3 मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू इन लोगों को लेगी, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में बड़ा लौकुश वाला संबंध है, और उपेंद्र कुशवाहा ही माने जाते हैं कि अगर वैसी स्थिति आती है कि ये फिर पलट जाए, तो ये रह जाएंगे इनके साथ। मांझी और हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान, ये लोग भाग जाएंगे, मतलब ये लोग चले जाएंगे अपने साथ, लेकिन ये रह सकते हैं, वैसी स्थिति आई तब। इसीलिए मुझे नहीं लगा कि भगवान सिंह कुशवाहा ने कल एक बयान दिया है सासाराम में कि उनका स्वागत, जैसा कि बताया संतोष जी ने, उन लोगों में से 2 से बात हुई है मेरी तो 3 से बात हुई, 3 से बात हुई। तो माधवानंद से भी बात हुई, रामेश्वर महतो से भी बात हुई, और इनसे भी बात हुई, आलोक सिंह से भी। तीनों तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, बातचीत में जो खनाहट जो है, जो हम लोग पकड़ते हैं, उससे लगता है कि वो लोग चाहते थे कि कुछ मंत्री उनसे को बन जाता। तीनों तो मंत्री बनेंगे ना भाई, अकेले ही कोई मंत्री बनेगा इनका, देखिए क्या करते हैं। लेकिन ये बीजेपी में इनकी ज्यादा संभावना है। तो ये पंकज जी, ये थोड़ा सा ये बात को और एड्रेस किया जाए कि अगर ये जो दोनों तरफ से अगर इस तरह की सुगबुघाटें चल रही हैं, दोनों सत्ता में सहयोगी पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी। अभी भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायक हैं, जेडीयू छोटा भाई है। अगर जेडीयू में 6 चले जाते हैं, उसके बाद ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या ये बात भी आई कि अगर उधर 6 जाएंगे तो 3 इधर बीजेपी में आ जाएंगे, ताकि बीजेपी बड़े भाई का अपना ओहदा बरकरार रख सके। तो ये उस तरह की होड़ है जेडीयू बीजेपी में। देखिए, एक बात तो सही है कि ये तीनों जो विधायक हैं, खासतौर से हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के, उसमें रामेश्वर महतो हों या फिर माधव आनंद या आलोक सिंह जो हैं, ये अभी पवन सिंह के यहाँ भी गए थे, लखनऊ गए थे, दिल्ली में लगातार इन तीनों के बैठकों की अलग अलग फोटो आती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी, एक डिनर पार्टी थी बाटी चोखा के नाम पर, उसमें तीनों नहीं गए। तब से इस तरह की कहानी की चर्चा शुरू हुई है, और दोनों लोग सही कह रहे हैं, संतोष जी भी और कन्हैया जी भी। उनमें से एक ने अपनी पीड़ा एक बीजेपी के नेता को बताई कि भाई हम लोग अपना, भले ही वो ऐसे कन्वर्सेशन में कहते कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से मुझे कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा, यानी बीजेपी अभी कोई एक्साइटेड नहीं है, बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला है कि हम इन तीनों विधायकों को अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं। वो किसी भी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनको वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, वो एक सामाजिक समीकरण जो है उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तीनों विधायक भले ही वहाँ से निकलना चाहते हैं, ऑफिशियली वो कहते हैं कि हम यहाँ ठीक है, हमारी बात जो है वो कहीं ना कहीं माधव आनंद को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जगह मिली उस बात से नाराज़गी है, और ये बात इन तीनों ने ओपनली भी कही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला है। अब रही बात कांग्रेस के 6 विधायकों की, ये बात सही है कि 2 उसमें मुस्लिम विधायक हैं, और नेचुरल चॉइस उनका जेडीयू बनता है। और जेडीयू के एक मंत्री हैं, उनके घर पे इन 6 में से 2 विधायक एक दिन गए भी थे, उनकी बातचीत भी हुई, 2 चैनल खुले हुए हैं, और ये दोनों मंत्री हैं नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से। और ये दोनों में एक तरीके से होड़ ये मची हुई है कि ये अगर आते हैं जेडीयू में 6 के 6
और उसके क्या फॉर्मूला होगा, उसमें किसी को मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। संजय झा अमित शाह से मिले भी हैं कल, उसमें भी कहा जा रहा है, हालांकि संजय झा से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा शिष्टाचार मुलाकात हुई है, लेकिन जब दो बड़े नेता मिलते हैं यूं ही मुलाकात नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। तो दो जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के, वो उनमें एक तरीके से कंपटीशन है कि कांग्रेस फोल्ड के 6 विधायक को हम जेडीयू में शामिल कराएं। ये बातचीत 2 अलग अलग चैनलों से चल भी रही है। क्या ये बात भी सही है कि खरमास के बाद जो ये बात हो रही थी कि अब निशांत कुमार की ऑफिशियल एंट्री हो सकती है पंकज जी जेडीयू में, और उनके साथ आरसीपी सिंह की भी एंट्री घर वापसी हो सकती है। वो बीजेपी में गए, नीतीश कुमार के पुराने विश्वस्त, 2 बार के राज्यसभा सांसद, उनके साथ सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया जब वो रेल मंत्री थे, तब से उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का विलय कर दिया जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी में। अभी एक दही चूड़ा पार्टी हुई पटेल समाज की, कुर्मी समाज की, जिसमें दोनों ही नेता अलग अलग मौक़ों पर पहुंचे और वहां पर नारे लगे कि नीतीश आरसीपी एक हों। एक दिलचस्प हेडलाइन का जिक्र मैं करना चाहता हूं, नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन लगाई है पंकज जी, नीतीश कुमार के निशांत के लिए बैरम खान बनेंगे आरसीपी सिंह क्वेश्चन मार्क। अकबर तब नाबालिग थे और अकबर एक तरह से उनके गार्जियन के रूप में बैरम खान ने उनको ट्रेन किया और उनके साथ बने रहे, हुमायूं के प्रति वफादारी दिखाते हुए। क्या वैसी स्थिति, खरमास बीत गया है, वैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, बैरम खान बनने के लिए तो होड़ मची हुई है निशांत को लेकर के कि बैरम खान कौन कौन बनेंगे, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है और ये दिखता भी है। अगर आप ऑप्टिक्स में जाएंगे तो निशांत किसके किसके साथ नज़र आते हैं, कभी संजय झा के साथ नज़र आते हैं, कभी मनीष वर्मा के साथ नज़र आते हैं, अभी आरसीपी की बात कही जा रही है। लेकिन ये दोनों मामला कुलदीप भाई, आरसीपी और निशांत का अलग है। निशांत के मामले में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही करना है, हालांकि आरसीपी के मामले में भी ऐसा ही है। और ये बात सही है जो कन्हैया जी एक तरफ इशारा कर रहे थे कि अभी जो पावर सेंटर में हैं, मतलब जेडीयू में, उनका एक बड़ा जो धड़ा है वो नहीं चाहता है कि आरसीपी की फिर से एंट्री हो और आरसीपी कंफर्टेबल जोन में चले जाएं और एक अलग पावर सेंटर वो भी बन जाए। ये सबको पता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन नीतीश जी जो चाहेंगे वही होता है और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश जी और आरसीपी के लंबे संबंध रहे हैं, मतलब बहुत पुराने, जब यूपी काडर के आईएएस थे तब से लगातार उनके संबंध रहे, अलग अलग रोल में आरसीपी उनके साथ रहे। और जो एक सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो अभी जो बड़े बड़े नेता जेडीयू के आसपास दिखते हैं वो सब सवर्ण हैं, फॉरवर्ड कास्ट के हैं, और जो उनका अपना एक रहा है आधार नीतीश कुमार का, वो ईबीसी और महादलित वाला रहा है। तो चाहेंगे ही वो कि आरसीपी आ जाए, अब कैसे क्या होगा वो अलग मसला है। लेकिन निशांत के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को करना है। अब वो कब करते हैं, उनका मन कब बदलता है, संगठन में लेंगे, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो जब मुख्यमंत्री हों तो सरकार में हो, बहुत सारी बातें हैं, वो फैसला सिर्फ नीतीश कुमार को करना है। कुलदीप भाई, संतोष जी, इस मामले, इस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर निशांत पर जब भी सवाल पूछा गया है नीतीश जी से, तो बहुत संयत और बहुत उन्होंने कहा है कि समय अभी है ना, बहुत कभी भी जल्दबाजी में नहीं दिखे हैं इसको लेकर के। खबरें भी जब छन के आई हैं तो ये कहा गया कि नीतीश ने कहा कि अभी इसका समय नहीं है। क्या समय आ गया है? क्योंकि अब देखिए बहुत सारी बातें हुई, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चुनाव से पहले भी बातें हुई, वो स्वस्थ हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु करें, और वो बहुत एक अच्छी लंबी बड़ी मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत करके आए और दोबारा मुख्यमंत्री बने। पर एक समय तो आएगा ना जब उनको जदयू में अपने उत्तराधिकारी को चुनना होगा। और जिस तरह से पंकज जी इशारा कर रहे हैं कि बैरम खान बनने की होड़ मची हुई है, कौन लेकर के आए और कौन अभिभावक के तौर पर स्वयं को स्थापित करे, वो समय क्या आ गया है कि अब निशांत कुमार की एंट्री का माहौल, उसकी परिस्थिति, उसकी भूमिका बनने लगी है? देखिए कुलदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी बैरम खान की जरूरत है या भूमिका होंगी, और आरसीपी की संभावना तो उसमें बहुत कम होगी। एक बार जब पार्टी छोड़ के आप वापस आते हैं तो फिर वो उस तरह का ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता था जो हनक उनको एक, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में थी या फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में थी, वो जगह वो भर गई है। आप एक खेमे में एक तरफ से आप ललन सिंह को देख रहे हैं, संजय झा को देख रहे हैं, दूसरी तरफ से जो एक इमर्जिंग पावर है जो कि निशांत के न्यूक्लियस के में होगा, वो मनीष वर्मा को मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका। आप देखिए उनके स्टेटमेंट कैसे कैसे चेंज होते हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी संजय झा से मेरी बातचीत हुई है, यही संजय झा है जो कि बोला करते थे कि भाई नीतीश कुमार ही कहते हैं कि नहीं आएंगे, और यहां तक कह दिया कि भाई जब तक मैं हूं, गुस्सा गए
तब तक ये नहीं आएगा। लेकिन एक तस्वीर आती है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद निशांत मिलता है, और वो तस्वीर निशांत की टीम से ही लिया। वो तस्वीर सीएम हाउस के अंदर की तस्वीर थी, चाहते तो नहीं वायरल होती, जिसमें कि हाफ एम्ब्रेस में नीतीश कुमार अपने बेटे को लेते हैं, प्रणाम करने की कोशिश करते हैं और रोकते हैं निशांत को ये, और वो बधाई देते हैं। ये यही तस्वीर है जो कि आप दिखा रहे हैं कि, और वो बधाई दे रहे थे। और उसके पहले, जो कि मीडिया में नहीं आया, उसके पहले निशांत ने एक बयान दिया बधाई एक देते हुए कि किस प्रकार से विक्ट्री हुई। तो नीतीश कुमार ने बाद में उनको कहा कि अच्छा बोले तुम, मुझे पता चला कि अच्छा बोले। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने स्टैंड को जो था प्रीवियस, उसको रिविजिट कर रहे हैं। दो प्रेशर है, अब पार्टी की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोग सब कहीं आ रहे हैं कि नहीं अब यही फ्यूचर है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन प्रैक्टिस करें, जिसका कि पंकज जी ने इशारा किया कि भाई 3 नेता अपर कास्ट के हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में आप उनके वो नहीं हो सकते हैं, तो और कौन हो सकते हैं? फिर आप नालंदा से आप सब श्रवण कुमार को ले सकते हैं, कौशलेंद्र कुमार को ले सकते हैं, आप एक लंबा लिस्ट ले लीजिए। तो सबसे इलिमिनेट होते हुए एक यूनेनिमस कोई नेता है जिसके इर्द गिर्द जो पार्टी 30 को लेके जा सकती है, उसके बियॉन्ड जा सकती है, वो नाम घूम फिर करके निशांत पर आके टिकती है। तो निशांत की तैयारी है, परिवार की तरफ से तैयारी है। निशांत जो कि स्टडी मटेरियल में पहले भी बोल चुका हूं, उसकी तैयारी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटिक्स मोबाइल पर पेपर्स पढ़ रहे हैं, वर्नाकुलर्स पढ़ रहे हैं, तमाम एजेंसी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीएम हाउस में अवेलेबल है, उसको भी देखते होंगे। तो वो एक फादर के नॉड का इंतजार कर रहे हैं। और मकर संक्रांति के अवसर पर जदयू के बाहर बहुत सारी तस्वीर लगी है, और एक तस्वीर बीच में लगी है जिस पर लोगों का ध्यान जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है। बीच में लगता है एक ही तस्वीर है, उस तस्वीर में निशांत को लाने की बात है। वो कह रहे हैं कि तीर का जो अगला तकदीर है वो निशांत है। वो राइमिंग करके उन्होंने लिखा है, तीर का अगला तकदीर वो निशांत है। ये एक कार्यकर्ता की मांग है। तो अगर पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं वो एक टेसिट इंडोर्समेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो ये पोस्टर जेडीयू ऑफिस के सामने कैसे लग सकता है? तो निश्चित रूप से ये एक थॉट प्रोसेस में चल रहा है, पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से हो सकता है कि फर्स्ट लेग ऑफ यात्रा खत्म होती है, वो उनको लगता है वैशाली तक आके खत्म होगी। फर्स्ट लेग ऑफ जो समृद्धि यात्रा है और सेकंड लेग के बीच में हो, उसके बाद हो। लेकिन अब आना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, इनको तुरंत पद नहीं दिया जाएगा। एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनको दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा, ताकि लोग जाने कि नीतीश कुमार के एयर अपेरेंट ये है। तो मेरी जानकारी जितना है, मैं चूंकि निशांत की न्यूज को मैं ज्यादा ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, मेरी भी उत्सुकता है, और तो मुझे लग रहा है कि नाउ इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 1 मंथ 2 मंथ्स 15 दिन जो भी लगे। कन्हैया जी, भूमिका क्या होगी? क्या भूमिका को लेके कोई अभी खबरें आई है, सहमति बनी है कि जो नेता उनको लाने में लगे हैं कि इस तरह के रोल में निशांत की एंट्री हो, ताकि उनको एक इस तरह का एक्सपोजर भी मिले, समय से पहले कोई किसी ऐसी भूमिका में ना डाला जाए कि ज़्यादा मुश्किल हो, एक थोड़ा सा आसान रहा हो? इस पर कुछ अभी तक खबरें आई हैं, आपके पास है? किसी ने बताया फोन पे? एक चीज मैं बताऊं आपको कि संतोष जी जो बता रहे थे उससे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ललन सिंह भी नीतीश कुमार को छोड़ करके भाग गए थे, और ललन सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ा तल्ख और बड़ा कठोर भाषण दिया था सिवान में कि मैं ही जानता हूं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत कहां, और उसको सांसी से उखाड़ लूंगा। देखिए कैसे, और क्या क्या बहुत बोले थे। उसके बाद वो लौट करके आए, और नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध उससे पहले जैसा था उससे भी प्रगाढ़ हो गया। संजय झा भी आए थे बीजेपी से, फिर बीजेपी में चले गए, फिर जेडीयू में आ गए हैं। संबंध वैसा ही है। आरसीपी भी अगर आते हैं, क्योंकि आरसीपी और निशांत का संबंध जो है पिता पुत्र के समान है। वो निशी कहते हैं, बबुआ बबुआ कहते हैं, और उसकी चाहत है कि चचा जी आए, जो हुआ सो हुआ। और पूरा परिवार दोनों तरफ का जो है, नीतीश कुमार के जो बड़े भाई हैं सतीश जी, वो भी चाहते हैं उनके जितना हित नाता कुटुंब जो है और उनके समाज के जो बड़े बड़े ओहदेदार और जो कुछ भी नहीं आए। तो और अभी कल जो है 17 तारीख है, 10 बजे जो है
यहाँ विधान परिषद का जो गेस्ट हाउस है उसके अगर लॉन जो है उसमें किसी को भेज करके दिखवा लीजिए। वहां कल 10 बजे दही चूड़ा का भोज हो रहा है, बहुत जबरदस्त रूप से। केवल और केवल जो है निशांत कुमार का तस्वीर की कटआउट लगा हुआ है। उसका नाम है राष्ट्रीय लौह कुश सेना मिशन की ओर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा भोज कार्यक्रम। ये जब नीतीश कुमार ये सब इसमें जो इनका सांगठनिक 51 जिले हैं वहां से समझिए कि 10,000 लोग आ रहे हैं, पूरा एकदम तैयारी है। अरे 3 क्विंटल तो समझिए कि सिर्फ तिलकुट खरीदा गया है। पूछ रहे थे कि कितना तिलकुट खरीदा है, 3 क्विंटल तिलकुट खरीदे हैं हम लोग। समझिए दही खरीदे हैं 1,500 किलो। दूध खरीदे हैं समझिए कि कितना, चूड़ा 15 क्विंटल। और कहने का मतलब इसमें आपको जो है कुर्मी, कुशवाहा माने लौह कुश और धर्म, ये 3 समाज के लोग एक दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने सहमति दी है कि हाँ करो हम आएंगे। लेकिन ऐसा है कि तुम लोग सब पूरा एनडीए का बुलाओ, ये जेडीयू का क्या है लौह कुश सब ठीक नहीं लगेगा। एनडीए का पूरा बुलाओ तो वो लोग हुआ कि एनडीए के सारे नेता वहां जुट रहे हैं। नीतीश कुमार भी जाएंगे, एक जो होता है ना कि वो देखेंगे कि अरे बेटा का कटआउट लगा है, क्या बात है। तो कुछ एक समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन नीतीश कुमार, जो मेरी जानकारी है, जो मेरी पहुंच है, जो मेरा दुरंत दस्ता करता है कि धीरे धीरे वो मन बना रहे हैं। विरासत दूसरे से संभलेगा नहीं, जेडीयू बर्बाद हो जाएगी, वो भी समझ रहे हैं। ऐसा थोड़े उनके माथा में बाथा कबर गया है कि वो चीज नहीं समझते हैं, वो सारा चीज समझते हैं। तो वो धीरे धीरे वो मन बना रहे हैं। कल दिखवाइए बहुत जबरदस्त जो है होने वाला है दही चूड़ा का भोज। अच्छा, एक और दही चूड़ा का कार्यक्रम की चर्चा हुई, वो जो तेज प्रताप यादव ने आयोजित किया था, जिसमें कन्हैया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी रही और राज्यपाल भी वहां पहुंचे। पर लोग इस बात पर भी आश्चर्यचकित हुए कि तेजस्वी यादव को भी निमंत्रित किया गया था, वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे उसमें। इसके बाद ये खबरें उड़ी, उनसे पूछा भी गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी एमएलसी के तौर पर आपको भेजती है विधान परिषद में तेज प्रताप यादव को, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं जो भी जिम्मेदारी भूमिका मिलेगी उसके लिए तैयार हूं। क्या ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है तेज प्रताप यादव पर? कदापि नहीं। क्या फायदा होगा बीजेपी को उसके आने से? तेज प्रताप के पास कितने वोट हैं, क्या फायदा होगा भाई? किसी को लेने से जब पॉलिटिकल किसी तरह का फायदा होगा, ये मेरी समझ है, ये मैं जितना पॉलिटिक्स समझता हूँ, इनके लेने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? एक तो मेरी जहां जानकारी है कि विजय सिन्हा गए, उनको उसको लेकर के बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए था। 2 परिवार के झगड़ा में क्या है, हम उसको क्या मतलब है? तो मुझे नहीं लगता, एमएलसी की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं अपने यहाँ बनाएंगे। हमारी बीजेपी के ही नेताओं से बात हुई तो वही बात है कि उनको फायदा क्या होगा, मुझे पॉलिटिकल या किसी तरह का क्या फायदा होगा उनको लेने से। और जिस मिजाज के हैं तेज प्रताप, हाँ उस मिजाज एडजस्टमेंट होगा बीजेपी में। और नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है, वो बदल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से उतर के, हाँ ये बात हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हो कि मेरा बेटा बीजेपी में चला जाए, वहां एडजस्ट हो जाए। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल परिवार हैं जिसका एक भाई इधर है तो दूसरा भाई उधर है तो तीसरा भाई उधर है, किधर भी रहेगा हाथ जो है दही चूड़ा में ही रहेगा पूरा परिवार का। ये हो सकता है। मुझे ना कुलदीप जी बात याद आ रही है। मैं थोड़ा सा सर से मैं डिफर कर रहा हूं मैं इसमें। अच्छा ठीक, हाँ देखिए तेज प्रताप के पास अभी क्या है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक्सप्लोर करेगा ना, कुछ अपना पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। अगर मिल जाए तो बीजेपी को कम से कम चिढ़ाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए, एक इरिटेंट फैक्टर तो रहेगा ना चिढ़ाने के लिए। वो हो सकता है, इतनी बड़ी पार्टी के लिए एक एमएलसी का पोजीशन बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। मुझे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी जानकारी है कि उनकी तरफ से, क्योंकि वाई नॉट स्टेट प्रेसिडेंट से क्यों नहीं मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी से क्यों मुलाकात हुई, वाई विजय सिन्हा वो सिंगल चैनल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां जाकर के
और कोई क्यों नहीं आया, ये भी कह सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि लालू जी जो गए, आप बताइए कि यही आदमी इन्होंने ही मई में, लास्ट मई में सस्पेंड किया था और परिवार से भी एक तरह से नाता तोड़ दिया था। वो जो फोटो वायरल हुआ था एक लड़की के साथ, तो इन्होंने संबंध स्वीकारा था कि हमारे साथ संबंध है। तो उसके बाद से लालू जी का जाना, इस स्वास्थ्य में जाना, जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, अभी आई की सर्जरी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया एम्बैरस मत करो। हो सकता है रिकंसिलिएटरी एक अप्रोच हो एक पिता की तरफ से, ये हो सकता है। तो पॉलिटिक्स में अब सरकार अलग इंटरप्रिटेशन है, मैं अलग तरह से उसको देखता हूँ। हाथ दही चूड़ा में ही रहेगा। पंकज जी को कुछ याद आया? मुझे याद आ रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं को रिलेशन यूपी वाले मामले से है। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में झगड़ा हुआ था, तो आपको याद होगा कि कई ऐसे मौके आए, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। जब भी वो टाइम मांगते थे, सीएम के यहाँ से टाइम मिल जाता था। तो ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव के लिए बीजेपी रास्ता खोल सकती है, उनको कुछ एमएलसी या मतलब कुछ उनको ऐसा राज्यसभा भेज सकती है, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। मतलब मुझे भी लगता है तेज प्रताप यादव के मामले में भी यही होगा कि बीजेपी उनको कोई चीज़ दे करके एमएलसी या फिर कुछ और भी, मुझे नहीं लगता ये काम करेगी बीजेपी। ये हो सकता है तेज प्रताप यादव के लिए, जैसे लालू यादव गए वहाँ पर जिस तरीके से, और संतोष जी कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परिवार में एकता हो जाए। लेकिन इसकी संभावना भी दूर दूर तक लग नहीं रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव को से भी मिले थे, वो न्योता दिया था, तेजस्वी की बिटिया के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाई थी, सब कुछ किया। लेकिन जिस तरीके से वो उसके बाद भी संजय यादव और उनकी कोर टीम के बारे में जयचंद कहते रहे, तेज प्रताप यादव, अब पार्टी की कमान तेजस्वी के पास है, तो अगर जाना भी पड़ेगा परिवार और पार्टी में, तो तेजस्वी यादव की शर्तों पर, जैसे शिवपाल यादव के मामले में हुआ, मुझे लगता है वही तेज प्रताप यादव के पास एकमात्र विकल्प बचता है। बीजेपी बहुत ज़्यादा उनको कुछ देने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है फिलहाल। तो ठीक है। अच्छा, ये तेजस्वी का एक तरह से ना चुनाव के बाद आप देखें कि थोड़ा सा कम नज़र आ रहे थे मीडिया में। बहुत उनके परिवार में एक तरह का विवाद हुआ, रोहिणी आचार्य का वो बयान सबने सुना, बहुत जिस तरह से वो मीडिया में बाइट देते हुए नज़र आते थे, वो नहीं हुआ। अभी विद इन लालू परिवार, तेजस्वी के जो कोर टीम है, उनकी जो कोटरी है, उसमें अंदर खाने क्या चल रहा है? अभी रोहिणी आचार्य का एक ताज़ा ट्वीट है, अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कन्हैया जी की, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि समीक्षा का दिखावा करने से ज़्यादा ज़रूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये पब्लिक है, वो सब जानती समझती ही है। अभी भी संजय यादव से जो ऐसा मतभेद है रोहिणी आचार्य का, जो तेज प्रताप का भी है, वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, ये एक स्थायी चोट की तरह हो गया है। ये अब जब तक पार्टी कमज़ोर है, विपक्ष में है, तब तक ये मसला एक नासूर बन के परिवार के ही लोग उठाते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। तो तेजस्वी की जो कोर टीम है, विद इन कोर टीम के भीतर किस तरह का मंथन अभी चल रहा है, अगर खबर हो? किसी तरह की मंथन नहीं चल रही है हटाने के सवाल को लेकर के। क्या उन लोगों में, जब ये मानते ही नहीं है, कोई नेता नहीं मानता है महागठबंधन का और राजद का, वो तो कह रहे हैं कि भाई रेफरी जो है गड़बड़ हो गया था, रेफरी जो है सही निर्णय नहीं ले रहा था और अदृश्य शक्ति जो है चुनाव जिता दी। तंत्र का कहते हैं कि गड़बड़ी है, और ये केवल कहते नहीं है हमारे माने मीडिया के लिए, वो सही में मानते भी हैं। उनके कई लोगों से जो नजदीक हैं, मेरी बातचीत हुई कि नहीं मानते भी हैं, तथ्यों के साथ उनके पास तथ्य बहुत है, जो कि तो सवाल नहीं है कि वो माने। जो उनके साथ जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हैं, जिस खास तौर से संजय यादव के बारे में बात है, तो क्यों उनको हटाएंगे या अपने से अलग करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है, मुझे लगता है कि ट्वीट पर रोहिणी आचार्य, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसलिए कि वो फोन करके फिर मुझसे जो है झगड़ने लगता है, तो लेकिन इतना जो मेरी समझ है कि रोहिणी आचार्य चाहती है कि जो राजद की हमारे एक्टिव पॉलिटिक्स में मुझे भी हिस्सेदारी मिले,
मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कोई रोल चाहती है, वो चाहती है कि मैं एक बढ़िया रोल निभाऊं वहां पर आकर के, और मेरे भाई से लगता है कि संभल नहीं रहा। मुझे जो लगता है, पता है संतोष जी ज्यादा बताएंगे और ज्यादा बोलेंगे तो वही अच्छा होगा, मैं बोलूंगा तो फिर बोलेगा कि बोलता है, इसीलिए भाई हम नहीं बोलते। संतोष जी, आपका कमेंट। सर, मेरा फोन भी सार्वजनिक ही है। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि एक तरफ जब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं राजनीति से संन्यास लेती हूँ या फिर राजनीति से अलग करती हूँ अपने आप को, तो आप पॉलिटिकली रिलेवेंट इतना क्यों होने का के एकदम आमादा है। 2 दिन के बाद आपका एक ट्वीट आ जाता है और उसी को मैं संजय यादव पर जो अटैक होता है, संजय यादव क्या है, तेजस्वी के नंबर 2 है ना। जब उनको अधिकृत किया गया होगा, अधिकार दिया गया होगा, तभी तो उस पोजीशन में है। सारी बात तेजस्वी जान रहे हैं, इनके कहने पर लालू जी भी सब जान रहे हैं कि किस पोजीशन में वो थे। तो अब कन्हैया जी सर ही बोल रहे थे लास्ट बार ना कि भाई टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिफरेंट चैनल से होता था, अब एक सेंट्रलाइज हो गया, वो हो गया। इस चीज का कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी कि हमको, मैं अधिकार की बात कर रहा हूं भाई, हमारा एक पावर एक तरह से सेंट्रलाइज हो गया। पहले थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइज था फैमिली में, तो वो था। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी, अब सारण से लड़ी तो लड़ी के बाद, लड़ने के बाद फिर वो उनको लगा होगा कि हम राज्यसभा जाएं, तो राज्यसभा के लिए वो नंबर्स नहीं है कि भेजा जा सकता है। मीसा का एग्जाम्पल होगा कि भाई राज्यसभा में रहते वो लोकसभा में गई तो वो तब तक टिकी रही। तो एक चाह होती है, या फिर आप सारण के भी टिकट्स दिए जाएं किसी को या कहीं के, तो उसके एक स्टेक होल्डर बनाया जाए। तो घुमा फिरा के पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर बनने का प्रयास ये है। लेकिन अभी चूंकि पार्टी की पराजय हुई है, अब अटैक होगा तो यही कारण है, तो तेजस्वी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं और ये सही भी है। अभी उनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो अलाउ करेंगे, अभी सरकार को समय देंगे 6 महीने के बाद, फिर उनकी कुछ कमियां होगी, गलतियां होगी, उसके बाद बोलेंगे। देखिए प्रशांत किशोर बोले हैं कि वो रेप वाला मामला आया तो उस पर बोल रहे हैं, फिर कुछ और मामला आएगा तो मुद्दे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स वो लोग करेंगे। और रोहिणी आचार्य की जहां तक बात है, तो मैं इसी हिसाब से लेता हूं कि पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बने रहने के लिए और कहीं न कहीं एक स्टेक होल्डर बनने की एक चाहत है, ठीक है, उसी दिशा में इसको आप देख सकते हैं। सारे अटैक्स क्या हैं वो हो चुके हैं, सारे पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, कोई नई बात वो नहीं बता रही। मुझे लगता है कि तेजस्वी चाहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए थे, कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, चाचा जी विवाद में नॉर्मल हो गए और लाइन पर आ गए, मुलायम सिंह यादव। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि तेजस्वी चाहते हैं कि जब शुरुआत में तो वही चाहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है कि टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में। जब पिता ने अघोषित रूप से विरासत मुझे दे ही दिया, तो वहां इंटरफेरेंस अब नहीं होना चाहिए। हम मुझे छोड़ दे अपने हिसाब से, मैं चलाऊं, देख लें 5 साल 10 साल। तो इसीलिए जो ये कल उस दिन परसों चले गए तेज प्रताप के दहीपुरा में, इससे भी एक मैसेज गया है उनका जो वोटर्स हैं, उनके जो लोग हैं, कि फिर अब क्या तेज प्रताप को प्रमोट करेंगे पिताजी। तो ये एक है कि नहीं होना चाहिए था। अब उसको कैसे, जैसे बाद के दिनों में आपने देखा होगा, पंकज जी बढ़िया बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव कैसे एकदम शांत हो गए थे या उनको शांत कर दिया था अखिलेश यादव ने। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ यहाँ भी उस तरह की बात होगी, क्योंकि चुनाव के समय भी मेरे पास पक्का ये इंफॉर्मेशन है कि तेज प्रताप के लिए कहीं न कहीं से मैसेज गया था पिता और माता की तरफ से कि हमारे बेटा को जीतना चाहिए। ऐसे ही उनको 35,000 वोट नहीं आ गए थे। ठीक है, ये एक सवाल और जिस पर आप सभी की बारी बारी से मैं टिप्पणी चाहता हूं। बीजेपी की जो चूड़ा दही पार्टी हुई, उसमें पवन सिंह भी शामिल हुए। उनके शामिल होने पर कोई आश्चर्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने खूब प्रचार भी किया। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल में राज्यसभा की गुंजाइश बन रही है, वहाँ से 5 सीटें बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही हैं। अब पवन सिंह क्या राज्यसभा जा सकते हैं, इसकी संभावना है? इसके पक्ष में उनकी सिफारिशें की जा रही हैं क्या ऊपर तक? पंकज जी, आपसे शुरुआत, आपका कमेंट पहला इस पर। आप जिस चूड़ा दही पार्टी की बात कर रहे हैं वो दिल्ली में हुई थी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश की तरफ से की गई थी और उसमें पवन सिंह को बुलाया गया था। पवन सिंह ने वहाँ गाना वगैरह भी गाया था
और ये जब पवन सिंह की जब बीजेपी में फिर से एक तरीके से घर वापसी हुई, तो आपने वो तस्वीरें देखी हुई कि तमाम गिले शिकवे दूर करके वो उपेंद्र कुशवाहा के पांव छूते हुए वो सारी चीज़ें आई थी। उन्होंने जो गाना बनाया था बीजेपी के लिए, वो प्रचार सॉन्ग था, वो भी बड़ा हिट रहा, कई लोगों के लिए उन्होंने प्रचार वगैरह भी किया। 2 सीटें खाली हो रही हैं बीजेपी के लिए अगर देखें, अब तो मतलब 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार से, और हो सकता है कि तीसरे की भी गुंजाइश बन जाए, मतलब 5 सीटें यही एनडीए के हिस्से में आ जाएं। एक बहुत पावरफुल लॉबी है जिसमें यूपी से भी बीजेपी के नेता हैं और बिहार से भी बीजेपी के नेता हैं, जो चाहते हैं कि पवन सिंह की एंट्री हो राज्यसभा में, क्योंकि उनके जो तमाम साथी हैं वो सब लोकसभा के सांसद हैं, चाहे मनोज तिवारी हों, रवि किशन शुक्ला हों, और अभी रवि किशन के साथ गोरखपुर महोत्सव में भी देखे गए थे पवन सिंह। ये लॉबी चाहती है कि राज्यसभा में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन अभी तक मतलब पार्टी नेतृत्व को फैसला करना है ये, अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं, और ना पवन सिंह से जो मेरी बातचीत हुई कि उनको इस तरीके से कोई भरोसा दिया गया है और कोई उनको ऐसा वादा किया गया है कि आपको राज्यसभा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हो सकता है कि इस पर विचार करे पार्टी। संतोष जी, अभी देखिए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा का मत बोलिए, वो भी एक प्रत्याशी हैं, उनका भी टर्म खत्म हो रहा है। उनको तो एक ट्रंकेटेड पार्ट दिया गया था, जो हाफ पूरा का पूरा 6 ईयर का टर्म नहीं था, उनका भी खत्म होने वाला है। तो अब बात ये चल रही है कि चूंकि उन्होंने दीपक प्रकाश को अपने बेटे को बनाया है, तो ये बात चल रही है कि क्या एमएलसी पर सेटल हो गए, तो दोनों इनको भी एमएलसी बना दें, तभी तो मंत्री रह सकते हैं, 6 महीने के अंदर बनाना पड़ेगा, या फिर राज्यसभा दें। तो ये बात फंस गई है। तो मुझे नहीं लगता, अगर इन दोनों के बीच में भी इन दोनों की कहानी कहीं वापस नहीं आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जो कहानी लोकसभा में जो हुई थी, तो वही चीज रिपीट नहीं हो जाए कि किसको दिया जाए। बातचीत तो चल रही है, यहाँ भी चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन अब जो चर्चा चलती है बीजेपी में वही वो हमने देखा है वो नहीं होता है अक्सर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वो पार्टी में अगर लौट के आए हैं तो किसी प्रत्याशा में आए होंगे, ऐसे तो आए कोई आता नहीं है। कन्हैया जी, गुंजाइश बन रही है गणित के हिसाब से, जैसे आप मतलब पंकज जी कह रहे हैं 3 सीट की गुंजाइश हो जाए, पांचों सीटें, ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए ले जाए, पर उस मैथमेटिक्स में पवन सिंह के फिट होने के चांस है, क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को राज्यसभा में बीजेपी भेजेगी। क्यों भेजेगी? अब पवन सिंह कहां जाएंगे? अगर नहीं भी भेजेंगे क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को ही भेजेगी, क्योंकि कोयरी वोट की जरूरत है। आज भी वो कुशवाहा के एक माने सबसे बड़े नेता बिहार में वही है, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको नाराज नहीं करेंगे। ये कहां जाएंगे? पवन सिंह तो यहीं रहेंगे। और मुझे जहां तक जानकारी है कि इनको शायद ये कहा गया है कि आप तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि 29 के चुनाव में उनको आरा से टिकट मिल जाए, क्योंकि जो थे वो तो अब कितने नाराज हैं क्या हैं, वो आरके सिंह तो अब रहे नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि इनको जो है अब वो सबसे बड़ा कारण कि पॉलिटिकल क्या फायदा होगा इनके आने से। वैसे ही जिस समाज के हैं उस समाज के लोग तो सारे बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं, और उस समाज के लोग तो वैसे भी एनडीए को वोट देते हैं, तो हमको नहीं लगता है ऐसा। तो नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।